माननीय नामदार श्री नितीनजी गडकरी, माननीय नामदार श्री शिवराज चव्हाण यांच्या शुभ हस्ते हे दीप प्रज्वलन संपन्न होतंय. शेतकऱ्यांच्या जीवनामध्ये क्रांतिकारी असे बदल घडवणारा हा ॲग्रोव्हिजनचा सोहळा ॲग्रोव्हिजन 2025. माननीय डॉक्टर मिनेश शहा, माननीय डॉक्टर माधवी खोडे, माननीय डॉक्टर शरद गडाख, माननीय डॉक्टर नितीन पाटील यांच्यासह सर्व मान्यवरांना विनंती, आपण दीप प्रज्वलनामध्ये सहभागी व्हावं. माननीय सागर कौशिक, माननीय विजय राम नाखरा आणि ॲग्रोव्हिजनचे माननीय डॉक्टर सी.डी. माई, माननीय गिरीशजी गांधी, माननीय रवी बोरटकरजी, माननीय रमेश मानकरजी यांच्यासह सर्व मान्यवरांना विनंती, आपण समोर स्थानापन्न व्हावं. SMLचे श्रीत कोमल यांनीही मंचावर यावं अशी विनंती. सगळ्या मान्यवरांना विनंती आहे, आपण कृपया मंचावर स्थानापन्न व्हावं. मध्य भारतातलं सगळ्यात मोठं कृषी प्रदर्शन म्हणून ॲग्रोव्हिजनची ओळख आहे. यंदाच हे 16वं वर्ष आहे. शेतकऱ्यांच्या शिक्षण, प्रशिक्षण आणि प्रोत्साहनाचं उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवून ॲग्रोव्हिजननी 15 वर्षाची वाटचाल यशस्वीरित्या पूर्ण केली आहे. मान्यवरांना विनंती, आपण स्थानापन्न व्हावं आणि जोरदार टाळ्यांच्या गजरामध्ये आपण आजच्या उद्घाटकांचं आणि माननीय केंद्रीय मंत्र्यांचं मनापासून स्वागत करूया. मान्यवरांनी स्थानापन्न व्हावं अशी त्यांना विनंती. शेतकऱ्यांच्या आयुष्यामध्ये महत्त्वपूर्ण आणि प्रगतिशील बदल घडवणारं हे ॲग्रोव्हिजन आणि म्हणूनच आजच्या मान्यवरांचं आपण विशेष स्वागत करणार आहोत. आपण स्वागत करणार आहोत एका वैशिष्ट्यपूर्ण शेतकरी गीतानी. मान्यवरांना विनंती, आपण समोर स्थानापन्न व्हावं आणि शेतकरी गीताने आजच्या कार्यक्रमाची सुरुवात मी विनंती करते कलाकारांना, आपण शेतकरी गीताला सुरुवात करावी. थैथय नाचते ढग ढोल वाजवितो, ढोल वाजवितो ढग ढोल वाजवितो. मातीत मातीत तिफन चालते, तिफन चालते, तिफन चालते. सरी येती माती नाती धुती होते, कस्तुरीच्या सुवासाने धूल जीवाला पडते, धूल जीवाला पडते. वाट राघूची पाहते, राघूची पण हाणतो मैना वाटुली पाहते. काळ्या मातीत मातीत तिफन चालते, तिफन चालते, तिफन चालते. अभिषेकात घामाच्या देवाचं पूजन, पीक हालत डोलती जन करती भजन. जशी
जशी चांदी लखाकते कपाश फुलते काळ्या मातीत मातीच्या टिपण चालते टिपण चालते टिपण चालते टिपण चालते टिपण चालते टिपण चालते टिपण चालते. धन्यवाद. सगळ्या कलाकारांचे आम्ही मनापासून आभार मानतो आणि कार्यक्रमाला पुढे नेत एक आपण चित्रफीत आता बघणार आहोत. या ॲग्रोव्हिजनचं वैशिष्ट्य दाखवणारी ही चित्रफीत दाखवावी अशी विनंती. पिछले 15 वर्षों से नागपुर में एक सतत प्रयास चल रहा है किसानों को सिखाने, प्रोत्साहित करने और सशक्त बनाने का सपना, और इस सपने का नाम है एग्रोविजन. ये सब संभव हुआ है केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री और एग्रोविजन के मुख्य संरक्षक श्री नितिन गडकरी जी की दूरदर्शी पहल से. इस वर्ष एग्रोविजन अपनी 16वीं कड़ी में प्रवेश कर रहा है, नई सोच, नया मार्गदर्शन और आधुनिक तकनीक की उजास के साथ. इस 16वें संस्करण का मुख्य केंद्र है कृत्रिम बुद्धिमत्ता और आधुनिक कृषि तकनीक. दूध, गन्ना, संतरा, कपास, मत्स्य पालन, पोल्ट्री जैसे विषयों पर 40 से अधिक कार्यशालाएं आयोजित होंगी ताकि तकनीक के साथ खेती का भविष्य और अधिक उज्जवल बने. नई तकनीक, नवाचार, सेवाएं, सब कुछ एक ही स्थान पर. दूध उत्पादन कैसे बढ़ाएं, पशुओं के चारे और सेहत में सुधार कैसे करें, कौन सी डेयरी तकनीकें अधिक लाभ देंगी, संतरा, नींबू और बागवानी फलों जैसे मौसमी, सीताफल, आम की पैदावार कैसे बढ़े, फूड प्रोसेसिंग से ज्यादा मुनाफा कैसे कमाएं, सरसों, मूंगफली, तिल जैसी तिलहन फसलों से अधिक उपज कैसे मिले. यहाँ हर सवाल का मिलता है सही और व्यावहारिक समाधान. देश भर के विशेषज्ञ, वैज्ञानिक और प्रेरक किसान अपने अनुभव और सफलताएं साझा करते हैं और यही अनुभव हजारों किसानों को भविष्य की दिशा देता है. बागवानी का विस्तार हो रहा है, ड्रिप सिंचाई और जल प्रबंधन की समझ मजबूत रही है. कृषि आधारित उद्योगों को नए अवसर मिल रहे हैं और युवाओं की साझेदारी भी खेती में बढ़ रही है. एग्रोविजन अब केवल एक वार्षिक कार्यक्रम नहीं बल्कि किसानों के जीवन में बदलाव लाने वाला एक सतत अभियान बन चुका है. इसी प्रभाव और किसान सफलताओं ने हमें प्रेरित किया कि आयोजन से आगे बढ़कर स्थायी प्रशिक्षण और मार्गदर्शन दिया जाए. इसी उद्देश्य से एग्रोविजन फाउंडेशन अब साल भर प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रहा है और जल्द ही नागपुर में एग्रोविजन किसान प्रशिक्षण केंद्र तथा एग्रोविजन किसान बाजार स्थापित किए जा रहे हैं, जहां जैविक खाद्य, ऑर्गेनिक उत्पाद, हस्तकला और हस्तशिल्प एक ही छत के नीचे उपलब्ध होंगे. एग्रोविजन सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं, ये किसानों का आत्मविश्वास, उनका ज्ञान और उनका विकास है. आणि यानंतर कार्यक्रमाला पुढे नेत मी इथे आमंत्रित करते आयोजन सचिव श्री रवी बोरटकर यांना. विनंती आहे त्यांनी स्वागतपर भाषण करावं. नमस्कार. ज्यांच्या संकल्पनेतनं गेली 16 वर्ष आपण शेतकऱ्यांना शिक्षित, प्रशिक्षित करून प्रोत्साहित करायचं आणि सबलीकरण करायचा हा प्रयत्न करतोय ते आपल्या सगळ्यांचे लाडके नेते आदरणीय श्री नितिन जी गडकरी. और मुझे आज बहुत खुशी है कि आज हमारे बीच शायद दूसरी बार माननीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान उपस्थित है. आप कृषि मंत्री भी है और खासकर सर आपके नेतृत्व में
जो मध्य प्रदेश ने विकास किया था उसमें भी कृषि क्षेत्र का जो विकास हुआ था वो सभी जानते हैं। तो आपकी आज उपस्थिति हमारे लिए बहुत प्रेरणादायक है। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मी स्वागत करतो आज उपस्थित असलेले महाराष्ट्राचे कृषी मंत्री श्री दत्ताजी भरणे, तसेच कृषी राज्यमंत्री श्री आशिषजी जयस्वाल, महाराष्ट्राचे राज्यमंत्री पंकजजी भोयर, यासोबत ज्यांचा आपल्याला नेहमी सहयोग असतो या सगळ्या कार्यक्रमामध्ये, ते आपल्या इथले राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज विद्यापीठाच्या कुलगुरू श्रीमती खोडे मॅडम, पंजाबराव देशमुख विद्यापीठाचे कुलगुरू श्री शरदराव गडाख आणि माफसूचे कुलगुरू श्री नितीन पाटील, यासोबतच मंचावर उपस्थित सर्व आमदार, ICARच्या विविध इन्स्टिट्यूटचे संचालक, ॲग्रोव्हिजनला ज्यांची नेहमी मदत होते असे UPL ग्रुपचे श्री सागर कौशिकजी, नंतर श्री विजय नाकराजी महिंद्रा अँड महिंद्राचे, त्यासोबतच इथं ॲग्रोव्हिजनमध्ये ज्या विषयात अमूलाग्र क्रांती झाली तो विषय म्हणजे दूध उत्पादन, तर NDDBचे चेअरमन डॉक्टर बिनेश शाह हे नेहमी आपल्यासोबत असतात, आजही ते इथे आहेत, त्यांचं मी स्वागत करतो। तर मंचावरील सर्व मान्यवरांचं मनापासून या 16व्या ॲग्रोव्हिजनमध्ये स्वागत। त्याप्रमाणे इथे उपस्थित सर्व शेतकरी आणि ज्या ज्या संस्थाचा इथे सहभाग असतो त्या सगळ्या संस्थांचे पदाधिकारी, ॲग्रोव्हिजनचे आमचे ट्रस्टी मेंबर्स, या सगळ्यांचं मी एकदा स्वागत करतो। हा 16वा ॲग्रोव्हिजन खरंच एक, जेव्हा आपण मागे बघतो तर 15 वर्ष ॲग्रोव्हिजनचे असे पटकन गेलं असं वाटतं। आणि या 15 वर्षामध्ये नितीनजींच्या मार्गदर्शनाखाली आपण नुसतं प्रदर्शन नाही तर ते शेतकऱ्यांकरता विविध विषयांवरती कार्यशाळा सुरू केल्या आणि या कार्यशाळांमध्ये आपला नेहमी प्रयत्न असा राहिला की काहीतरी नवीन, मग ते टेक्नॉलॉजीबद्दल असो किंवा पर्यायी पिकाबद्दल असो किंवा अजून जसं आपण दुग्ध उत्पादनाबद्दल असेल आहे किंवा फिशरी असेल आहे किंवा बाकी पूरक उद्योग असतील, या प्रत्येक विषयांमध्ये मार्गदर्शन द्यायचा प्रयत्न केला। त्यांना इथल्या शेतकऱ्यांनी भरपूर प्रतिसादही दिला आणि त्यामुळे आपण हे फक्त वर्षातनं एकदा हा कार्यक्रम इथेच न थांबता या ॲक्टिव्हिटीज आपल्या वर्षभर सुरू राहायला पाहिजे म्हणून आपण सुमारे आपण ॲग्रोव्हिजन फाउंडेशनची स्थापना केली। आणि मला सांगायला आनंद आहे की आता ॲग्रोव्हिजन फाउंडेशनलाही आज 10 वर्ष पूर्ण होतात आहे आणि या 10 वर्षाच्या काळामध्ये ॲग्रोव्हिजननी बरेच प्रोजेक्ट हाती घेतले। आपण फक्त म्हणजे कार्यशाळाच नाही तर आपण मोठ्या प्रमाणामध्ये फील्ड ट्रायल्स घेतल्या ज्या इथे आवश्यक होत्या। डॉक्टर माई यांच्या मार्गदर्शनाखाली आपण पिंक बोलवर्म असेल, जो कापसामध्ये सगळ्यात महत्त्वाचा म्हणजे धोकादायक हा रोग होता, त्याचं नियंत्रण कसं करायचं याच्याकरता आपण मोठ्या प्रमाणात फील्ड ट्रायल्स घेतल्या। नंतर आपण हाय डेन्सिटी कॉटन प्लांटेशन, त्याच्याबद्दलही आपण 600 एकरमध्ये जवळपास ट्रायल घेतो आहे आणि याशिवाय विविध गोष्टींमध्ये आपल्या फील्ड ट्रायल सुरूच असतात आणि हे अजून चांगल्या पद्धतीने सुरू व्हावं म्हणून ॲग्रोव्हिजनचं आपण एक फार्मर्स ट्रेनिंग सेंटर म्हणजे किसान प्रशिक्षण केंद्र हे येत्या जानेवारीमध्ये नागपूरला सुरू करत आहोत। आणि यातनं आपण वर्षभर शेतकऱ्यांना नुसतं मार्गदर्शन करणार नाही तर तिथे आपल्याकडे म्हणजे काही लॅबोरेटरीज पण राहतील। आपण कॉटन टेस्टिंग लॅब, सॉइल टेस्टिंग लॅब किंवा ऑर्गॅनिक सर्टिफिकेशनची लॅब, अशा विविध प्रकारच्या लॅब तिथे राहतील। एक छोटंसं इन्क्युबेशन सेंटर करण्याचा देखील आपला प्रयत्न आहे। त्यामुळे ही ॲक्टिव्हिटी आपण जास्त जोमाने आणि वर्षभर चांगल्या पद्धतीने करू शकू। मला असं वाटतं यावर्षी या 16व्या ॲग्रोव्हिजनमध्ये आपण प्रामुख्यानं आपली जी थीम आहे ती साधारणतः टेक्नॉलॉजीला अनुसरून आपण ठेवलेली आहे आणि त्यामुळे AI म्हणजे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता याचा वापर शेतीमध्ये कशा पद्धतीने करता येईल, त्याचे फायदे कसे राहतील यासंबंधीच्या विविध कार्यशाळा आपण इथे आयोजित केलेल्या आहेत। त्यासोबत इथे काही स्टॉल्स देखील आहेत ज्यातून याची माहिती मिळणार आहे। दुसरं आता नवीन सुरू झालं आहे ते स्टार्टअप्स देखील कृषी क्षेत्रात जास्त येतात आहे।
तर आपल्याकडे यावर्षी सुमारे 100पेक्षा जास्त स्टार्टअप्स देखील इथे आलेले आहेत. विविध इन्क्युबेशन संस्थांनी त्यांच्यासोबत काम करणारे स्टार्टअप्स इथे आणलेले आहेत. काही विद्यापीठांचे स्टार्टअप्स आहेत इथे आपल्याकडे. तर त्यांनी काही नवीन चांगल्या सर्व्हिसेस किंवा नवीन गोष्टी ज्याच्यामुळे शेतकऱ्यांना फायदा होईल अशा गोष्टी तिथे दाखवणार आहेत. त्यासोबतच त्यांना अजून चांगलं कसं काम करता येईल याबद्दलचं मार्गदर्शन देखील आपण त्यांना इथे करणार आहोत. त्याच्याकरता STPI ज्या सॉफ्टवेअर टेक्नॉलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया यांनी इथे विशेष कार्यशाळा इथे आयोजित केलेली आहे. यासोबत आपल्या इथे दुधाची विशेष कार्यशाळा, ऊस उत्पादनात AIचा वापर आणि त्याची एकंदर व्यवस्थापन त्याच्याबद्दलची कार्यशाळा आहे. नंतर आपण इथे संत्र्याचं इथे उत्पादन कसं वाढवता येईल, त्याचं नियोजन कसं चांगलं करता येईल याबद्दलही कार्यशाळा घेतलेली आहे. सुमारे म्हणजे काही महिन्यांपूर्वी आपल्या इथनं काही लोक नितीनजी आणि सह्याद्री फार्मचे जे विलासजी शिंदे आहेत त्यांच्यासोबत इथल्या काही शेतकऱ्यांनी स्पेनचा दौरा केला होता. नंतर स्पेनची टीम देखील इथे आली होती आणि त्यातून जे काही नवीन म्हणजे मंथन झालं त्यातनं आता कशा पद्धतीने आपल्याला व्यवस्थापन आपल्या संत्रा बागेचं करता येईल, चांगल्या पद्धतीचं आपल्याला प्लांटिंग मटेरियल कसं मिळेल या सगळ्यांचा विचार करण्याकरता आणि संत्र्याचं उत्पादन जास्त करण्याकरता एक सखोल कार्यशाळा आपण इथे घेतो आहे. त्यासोबत अन्न प्रक्रिया उद्योग या विषयावरती आपण 2 दिवसाची एक छोटी परिषद इथे घेतलेली आहे. ती MSME इन्स्टिट्यूट जी आहे हैदराबादला त्यांच्यासोबत आणि त्यासोबतच ते याच्यासोबत बी किपिंग या विषयावरती देखील इथे त्यांनी चर्चासत्र ठेवलेलं आहे. आणि फूड प्रोसेसिंग अन्न प्रक्रिया करता ITC आहे आणि इथं लक्ष्मीनारायण इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी आहे, त्यांचं अल्युमिनाय इन्स्टिट्यूट असोसिएशन जे आहे त्यांच्यासोबत आपण इथे अन्न प्रक्रिया उद्योगाची परिषद घेतो आहे. तर मित्रांनो, पुढली 4 दिवस असा भरगतचा कार्यक्रम आहे आणि याच्यामध्ये प्रत्येकाला काही ना काही शिकण्यासारखं मिळणार आहे. इथं ज्या शेतकऱ्यांनी चांगलं केलं आहे ते देखील इथून आपले अनुभव कथन करणार आहे. त्यामुळे मला असं वाटतं की येत्या आधीच्या ॲग्रोचरला जसा प्रतिसाद मिळाला तसा यावर्षी देखील प्रतिसाद मिळेल. आणि पुन्हा एकदा सर्व मान्यवरांचं एकदा स्वागत करतो. आलेल्या सगळ्या इथले एक्झिबिटर्स आपण मंडळी सगळ्यांचं स्वागत करून माझे 2 शब्द संपवतो. धन्यवाद. धन्यवाद रवीजी. यानंतर आपण मंचावर उपस्थित असलेल्या मान्यवरांच्या स्वागताकडे वळणार आहोत. या संपूर्ण ॲग्रोव्हिजनचे मुख्य प्रवर्तक माननीय नामदार श्री नितीनजी गडकरी यांचं स्वागत श्री CD माई यांनी करावं अशी त्यांना विनंती करते. या संपूर्ण सोहळ्याचे उद्घाटक माननीय नामदार श्री शिवराज सिंह चौहान यांचं स्वागत करावं अशी विनंती नितीनजींना करते. जोरदार टाळ्यांच्या गजरात आपण त्यांचं स्वागत करूया. हमारे लोकप्रिय केंद्रीय मंत्री और आज इस एग्रोविजन के उद्घाटक माननीय शिवराज सिंह चौहान, इनका हम हार्दिक स्वागत करते हैं. नितीनजींचं स्वागत CD माई यांनी करावं अशीही त्यांना विनंती आहे. आपण टाळ्या वाजवत राहूया कारण शेतकऱ्यांच्या संपूर्ण आयुष्यामध्ये जोरदार बदल या कृषी प्रदर्शनामुळे होतोय. सगळ्या मान्यवरांचं स्वागत आदरणीय नितीनजी करतायत. माननीय नामदार श्री दत्तात्रय भरणे, माननीय नामदार श्री आशिषजी जयस्वाल, माननीय नामदार डॉक्टर पंकज भोयर इथे उपस्थित आहेत. त्या सगळ्यांचं आम्ही स्वागत करतो. टाळ्या वाजत राहिल्या पाहिजेत या सगळ्या मान्यवरांसाठी. आणि मी रवी बोरटकर आणि सुधीरजी दिवे आणि यांना विनंती करते त्यांनी या सगळ्या मान्यवरांचं स्वागत करावं. माननीय दत्तात्रय भरणेजी, माननीय आशिष जयस्वालजी, माननीय नामदार डॉक्टर पंकज भोयरजी इथे विशेषत्वानं उपस्थित आहेत. आपण टाळ्या वाजवत राहिल्या पाहिजेत. याशिवाय मंचावर अनेक मान्यवर उपस्थित आहेत. त्यांचंही स्वागत ॲग्रोव्हिजन समितीतर्फे करण्यात येत आहे, ज्यामध्ये आहे माननीय डॉक्टर मिनेश शहा, अध्यक्ष व्यवस्थापकीय संचालक NDDB, श्रीमती कोमल SMLच्या MD, माननीय डॉक्टर माधवी खोडे चौरे, व्हाईस चान्सलर राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ, माननीय डॉक्टर शरद गडाख, व्हाईस चान्सलर PDKV आणि माननीय डॉक्टर नितीन पाटील VC माफसू यांचंही आम्ही मनापासून स्वागत करतो. सगळ्या मान्यवरांचं हार्दिक स्वागत. याशिवाय अनेक मान्यवर मंचावर उपस्थित आहेत, त्यांचंही स्वागत करतो, ज्यामध्ये आहेत श्री सागर कौशिक, प्रेसिडेंट ग्लोबल कॉर्पोरेट अँड इंडस्ट्री,
आणि विजय राम नाखरा, प्रेसिडेंट फार्म इक्विपमेंट बिझनेस महिंद्र अँड महिंद्र लिमिटेड, या सगळ्यांचं आम्ही मनापासून स्वागत करतो. या कार्यक्रमाचे मुख्य प्रवर्तक माननीय नामदार श्री नितीनजी गडकरी यांचं भाषण ऐकण्यासाठी आपण नेहमीच उत्सुक असतो. मी आदरणीय गडकरी साहेबांना विनंती करते, त्यांनी या ॲग्रोव्हिजन मागची भूमिका आणि अर्थातच त्यांचे बहुमूल्य असे विचार आपल्याला सांगावेत. सन्मानपूर्वक आणि टाळ्यांच्या गजरात आमंत्रित करूया केंद्रीय मंत्री माननीय नामदार श्री नितीनजी गडकरी यांना. हमारे देश के कृषि मंत्री, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और मेरे सहयोगी आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान जी, महाराष्ट्र के कृषि मंत्री दत्तात्रेय भरणे जी, हमारे अपने कृषि राज्य मंत्री आदरणीय आशीष जायसवाल जी, हमारे गृह राज्य मंत्री हमारे विदर्भ की डॉक्टर पंकज भोयर जी, मंच पर उपस्थित हमारे मदर डेयरी के चेयरमैन दिनेश शाह जी, आशा पटेल जी, चरण सिंह ठाकुर एमएलए, डॉक्टर गडाक वीसी पीकेवी, डॉक्टर पाटिल वीसी मापसू, डॉक्टर खोडे मैडम वीसी नागपुर यूनिवर्सिटी, कुलकर्णी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी, कोमल शाह मैडम, विजय जाधव, गिरीश गांधी जी, सीडी माई, बोरकर और मंच पर उपस्थित सभी सम्माननीय अतिथिगण और उपस्थित सभी किसान भाई और बहनों, मैं हिंदी में इसलिए बोल रहा हूं कि हम सब की बात हम लोग आदरणीय शिवराज जी तक पहुंचा सकेंगे. सबसे पहले मुझे इस खुशी है कि हमने ये 16 साल हमारे इस कृषि प्रदर्शन के यशस्वी रूप से पूरे किए हैं. और ये 16 साल का इतिहास ये हमारे विदर्भ के लिए, कृषि क्षेत्र के लिए एक विकास की ऐतिहासिक यात्रा है. किसानों को इसका फायदा भी हुआ है और उसके कारण ये जो यशस्वी हुआ है, इसका कारण मेरे सामने बैठे हुए सभी किसान और मंच पर बैठे हुए सभी अतिथिगण, इनका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो सहकार्य मिला है, उसके कारण हमको ये सफलता मिली है. और इसलिए इस 16 साल के यशस्वी कार्य के लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं. शिवराज जी हमारे प्रमुख अतिथि है और विशेष रूप से वो हमारे लिए आदर्श अतिथि है, क्योंकि जो उद्दिष्ट हमने सामने रखा है वो जिनके कार्य के तरफ देखकर हम वो अनुकरण कर सकते हैं, ऐसा उनका व्यक्तित्व है. मुझे विशेष रूप से इस बात की खुशी है कि मध्य प्रदेश एक समय बीमारू राज्य के रूप में प्रसिद्ध था. मध्य प्रदेश में शिवराज जी मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने अनेक क्षेत्र में अच्छा कार्य किया है, पर उन्होंने कृषि क्षेत्र में इतना अच्छा कार्य किया कि जब मैं भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष था और प्रणब मुखर्जी जब अर्थमंत्री थे, तो लगातार 3 साल कृषि विकास का दर देश में सबसे ज्यादा जिस राज्य में था उसका नाम मध्य प्रदेश था और उसके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे. और इसलिए जिस मुख्यमंत्री ने अपने कार्यकाल में अपने राज्य में कृषि क्षेत्र में अच्छा कार्य करके दिखाया, ऐसा व्यक्ति हमें उद्घाटन के लिए मिला है, ये हम सबका परम भाग्य है और आनंद और अभिमान का विषय है. मैं विशेष रूप से उनको धन्यवाद देता हूं. दूसरे हमारे अतिथि है महाराष्ट्र के कृषि मंत्री भरणे जी. ये भी बहुत प्रगतिशील समृद्ध किसान है. पुणे जिले में शुगर फैक्ट्री भी चलाते हैं और विशेष रूप से खुद अच्छी खेती करके उन्होंने अच्छे मापदंड प्रस्तापित किए हैं. उनके भी अनुभव का और मार्गदर्शन का हमें फायदा मिलेगा, उनका भी मैं स्वागत करता हूं. आदरणीय आशीष जायसवाल, आदरणीय पंकज भोयर, ये हमारे ही है
और इस कार्यक्रम में भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहता है, उनका सहयोग रहता है, मार्गदर्शन रहता है। और एग्रो विजन में जो कुछ बातें तय होती है वो बातें महाराष्ट्र सरकार में परस्यू करके वो मंत्री के रूप में लगातार इसके लिए प्रयास करते रहते हैं, वो भी यहाँ उपस्थित है। हमारे जो एमएलएज है, विशेष रूप से यहाँ काफी एमएलए भी उपस्थित है, चरण जी है, बाकी सब है, उनको भी मैं विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं, क्योंकि इनके सबके सहयोग से बड़े प्रमाण पर 3-3.5 लाख किसान इस 4 दिनों में यहाँ शरीक भी होते हैं, प्रदर्शन भी देखते हैं, वर्कशॉप में भी भाग लेते हैं और यहाँ की टेक्नोलॉजी हो, यहाँ की नई नई विजन हो, वो लेकर यहाँ से जाते हैं। ये भी हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। ये 16 साल पहले जब एग्रो विजन की जो शुरुआत हुई, तब इसके पीछे क्या भावना थी? भावना ये थी कि हमारे विदर्भ का नाम पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुआ था, क्योंकि हमारे यहाँ 10,000 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की। उन्होंने आत्महत्या इसलिए की क्योंकि खेती किफायतशीर नहीं रही, कर्जे का बोझा बढ़ा। विदर्भ में जो कपास का उत्पादन है उसमें उनका काफी नुकसान हुआ और कर्जे के बोझे के कारण, कोई इलाज न होने के कारण किसान लगातार आत्महत्या करते गए। जब मैं महाराष्ट्र के विधानमंडल में सदस्य था, तब जब ये बातें देखने के लिए मिली तो मन बहुत व्यथित हुआ और तब हमारे सबके मन में ऐसा आया, आदरणीय गिरीश भाऊ यहाँ उपस्थित है, और हम सब लोगों ने तय किया कि इन समस्याओं का उपाय ढूंढना चाहिए। फिर एक प्रश्न ऐसा निर्माण हुआ कि आसमान फटा हुआ है, तो क्या हमारी ताकत है पूरे आसमान को सिलाने की? क्या हम इस समस्याओं को सुलझा सकते हैं? क्या हम इसका समाधान ढूंढ सकते हैं? तो मैंने एक बात, एक जैन मुनि की कथा मुझे याद थी, वो मैंने याद की और मैंने बताया कि एक गांव में एक बहुत बड़ी आग लग गई थी, अफरा तफरी मच गई थी, और तब उस समय फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आने लगी, लोग घर से पानी लाकर आग पर डालने लगे। तब एक छोटी सी चिमनी थी, वो अपने चोंच में पानी लेकर आती थी और उस आग पर बुझाने की कोशिश करती थी। तो आदरणीय माजी मंत्री सुधीर बाबू भी आए हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। आइए। तो जब ये एक छोटी सी चिमनी अपने चोंच में पानी लेकर जब आग बुझाने की कोशिश कर रही थी, तो एक कौवे ने उसको देखा और उसने देखकर उस चिमनी को ये कहा, तुम तो बड़ी होशियार बन रही हो, इतनी बड़ी आग लग गई है और तुम अपने चोंच में थोड़ा थोड़ा पानी लाकर यहां लाकर बुझा रही है, तो क्या तुमको लगता है कि तुम्हारे पानी से आग बुझने वाली है? तो उसने बहुत सुंदर जवाब दिया। उसने कहा कि मैं ये जानता हूं कि मैं ये जानती हूं कि मेरी मर्यादा क्या है। मैं ये भी जानती हूं कि मैं कितनी भी कोशिश करूंगी तो भी शायद मैं ये आग बुझाने में कितनी कामयाब होगी नहीं होगी इसका भरोसा नहीं है। पर मैं ये जरूर जानती हूं कि जब इस आग का इतिहास लिखा जाएगा, तब मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में रहेगा। तो यही जो प्रेरणा है कि हम कोशिश करते रहे, और इस 16 साल में हमको बहुत बड़ी सफलता मिली है। किसान बदल गए हैं, और ये हमने संतरे में देखा है, ये अभी हमने अनेक क्रॉप्स पैटर्न में देखा है। खेती के जिस प्रकार की खेती कर रहे, जिस प्रकार की टेक्नोलॉजी, नॉलेज हमने किसानों तक पहुंचा, उसके परिणाम दिख रहे हैं। मैं तो बहुत बार आग्रह से 2 चीजें बताता हूं कि अगर हिंदुस्तान के भविष्य में सबसे बड़ी महत्वपूर्ण कोई बात है तो वो है नॉलेज, ज्ञान, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल और सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस। इसको हम नॉलेज कहते हैं। और मैं ये कहता हूं कि भविष्य इसी बात के ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन सा देश नॉलेज में, कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ में यशस्वी होगा,
वो देश विश्व का नेतृत्व करेगा। और इसलिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी में हमने काम किया। एग्रीकल्चर में काफी नई नई टेक्नोलॉजी आई। बायोटेक्नोलॉजी के साथ जैविक खेती की बात आई। हमारे आचार्य देवव्रत जी जो हमारे गवर्नर हैं, वो यहाँ विशेष रूप से हमारे जैविक खेती पर उनका भाषण हमने आयोजित किया था। 2-2.5 हजार किसान थे और वो मराठी में किताब लिखकर हमने किसानों तक पहुंचाई थी। जो जो बात किसानों के हितों में है वो किसानों तक पहुंचानी चाहिए, ये प्रयास हमारा रहा। और मैं राजनीतिक नेता हूं और पार्टी में हूं, तो मुझे मालूम है कि सभा में और सम्मेलन में कैसे लोग लाए जाते हैं। खाना पीना फुकट बस में लाते हैं, कोई लेना नहीं कोई देना नहीं। तो मैंने पहली बार कहा कि ये फुकट वाला काम बंद करो, जिसको आना है वो आएगा, नहीं आना वो नहीं आएगा। पहले जब एग्रोविजन शुरू हुआ तो रमेश मानकर बैठे हैं, ये मुझे बता रहे थे कि हम बसेस की व्यवस्था करेंगे। तो हमने उस समय बसेस लगाई थी, गाड़ियां लगाई थी, पर धीरे धीरे मैंने कहा कोई बसेस नहीं, कोई गाड़ी नहीं, जिसको आना है वो आए, नहीं आना ना है, फर्क नहीं पड़ता। हमें किसी को लोनी नहीं लगाना है। उसको लगता है कि उसका भविष्य है तो आएगा। और आज हम किसी को लाना नहीं पड़ता है। और हमने तो ये प्रयोग किया शिवराज जी, और जो मैं जानता हूं कि कोई चीज फुकट में देने से गड़बड़ होती है। हम यहां से स्पेन में गए थे, वैलेंसिया। यहां के 60-70 किसान थे। बहुत से किसान वहां गए हुए मेरे साथ, जो आज मंच पर बैठे हैं। 4 दिन थे और मैं भी उस किसानों में एक बस में बैठकर, मैं और मेरी पत्नी, हम उनके साथ घूमते थे। किसी को पता ही नहीं था कि मैं मंत्री हूं करके। मैंने एम्बेसडर को कहा था कि मुझे आपकी गाड़ी भी नहीं चाहिए और आपका प्रोटोकॉल भी नहीं चाहिए, आप मेरा नाम छुपा कर रखिए। और जब ये हम बड़ा अच्छा कार्यक्रम हमारा चल रहा था, अचानक हम एक फार्मर बिजनेस स्कूल में स्पेन में एक जगह पर गए। और उस फार्मर बिजनेस स्कूल के जो मेन एडवाइजर थे, मेंटर थे, वो नारायण मूर्ति थे। और हम लोग जब बैठे तब नारायण मूर्ति का भाषण हुआ। और नारायण मूर्ति ने अपने भाषण के पहले 7 मिनट मेरे ऊपर ही भाषण किया। और वो इतना उन्होंने मेरी हद से ज्यादा तारीफ की कि जो स्पेनिश लोग थे उनको समझ में नहीं आया कि ये आदमी कौन है। तुरंत मेरा होटल बदला गया, मेरे लिए मर्सिडीज गाड़ी लाई, मेरे लिए सूट की व्यवस्था की। तब उनको लगा कि ये कोई तो भी अलग आदमी आया करके। अब उन्होंने हमें जो बताया कि उनके स्कूल के बच्चे, गैडबरी का वाइस प्रेसिडेंट है, उसको 60 करोड़ का पैकेज है। कोई नेस्ले में काम कर रहा है, उसको 50 करोड़ का पैकेज है। हम उनसे करार करके आए हैं और स्पेन की फार्मर बिजनेस स्कूल को, बरने साहब आपका ही काम है, यहां से 5 मिनट के अंतर पर हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का एग्रो कन्वेंशन सेंटर पंजाबराव कृषि विद्यापीठ के जमीन पर बना रहे हैं। 450 करोड़ रुपए देवेंद्र जी ने दिए हैं और वर्ल्ड स्टैंडर्ड का सबसे अच्छा सेंटर, उसका डिजाइन और ये सब काम शुरू हुआ है, 1-1.5 साल में पूरा होगा। और वहां हम फार्मर बिजनेस स्कूल भी बना रहे हैं, जो आपके डिपार्टमेंट का सहयोग है। हमारे पंजाबराव कृषि विद्यापीठ के जो हमारे गड़ाक साहब हैं, उनका बहुत अच्छा सहयोग है। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया उनके कार्यकाल में। और मैं उनको बार बार कहता था कि अगर खेती को सुधारना है तो कृषि विद्यापीठ के लेक्चरर और ऑफिसर्स के पगार बंद करो। मैं जब मंत्री था, आमदार था, तब से बात कहता था मुख्यमंत्री को। और ये पहले अपने खेती से बीज तैयार करे, कलमा बेचे, वहां दवाइयां तैयार करे, रिसर्च करे, और उस पैसे से इनके पगार होंगे। जब ये फायदे में चलेंगे तो खेती फायदे में आएगी। ये फुकट में हमारा 7वां वेतन आया होगा, 8वां इनको दो, ये काम नहीं होना चाहिए। ये कहने वाले में से मैं एक था, पर अभी वो काफी अच्छा काम उन्होंने भी किया। और अभी वो एग्रो कन्वेंशन सेंटर, ये विदर्भ की नहीं, महाराष्ट्र की नहीं, तो देश के आर्थिक, किसान के आर्थिक विकास का एक बहुत बड़ा केंद्र बनते जा रहा है। मुझे खुशी है कि ये जो ऑरेंज का काम हमने वहां देखा, एक ही उदाहरण मैं आपको बताऊंगा कि विदर्भ एंड नागपुर इज नोन फॉर ऑरेंजेस, नागपुर ऑरेंज। हमारे यहाँ 1 एकड़ में 340 संतरे के पेड़ लगते हैं, 100 पेड़ लगते हैं 1 एकड़ में।
और वैलेंशिया में 340 लगते हैं। वहां की टोटल टेक्नोलॉजी हमने देखी, उसका शूटिंग कराया, नर्सरी का शूटिंग कराया। और वहां से आने के बाद हमने नागपुर में वसंतराव नाइक कृषि प्रतिष्ठान जो है हमारा, वहां हमने एक वर्कशॉप लिया। और पहली बार मैंने कहा कि वर्कशॉप फुकट में नहीं, 250 रुपये टिकट रखा। और ताज्जुब होगा आपको कि 650 संतरा उत्पादक किसानों ने 250 रुपये भर के उसमें एंट्री ली। 4.5 घंटे उसमें सेमिनार हुआ। पंजाबराव कृषि विद्यापीठ में पंचभाई करके जो थे डीन है, उन्होंने इसराइल के ऑरेंजेस के ऊपर प्रेजेंटेशन किया। फिर स्पेन में जो कुछ हुआ है, वेलेंशिया ऑरेंजेस है, उसके ऊपर प्रेजेंटेशन हुआ। 4 प्रेजेंटेशन हुए, सवाल जवाब हुए। और एक ही आज के 16 साल के इतिहास की सबसे बड़ी सफलता है कि विदर्भ में ऑरेंज ग्रोवर्स इतना तेजी से बदलना शुरू हो गया है कि मुझे जो विश्वास है कि जो 3 से 5 टन आज हमारा संतरे का उत्पादन है, वो अगले 5 साल के बाद निश्चित रूप से 10 से 12 टन के ऊपर जाएगा और हमारा संतरा फिर से विश्व में प्रसिद्ध होगा। उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, उसकी क्वालिटी बढ़ेगी, उसका पैकेजिंग, उसका प्रोसेसिंग, उसका मार्केटिंग, सब बातों की जानकारी उसमें मिली। एक शिवराज जी को मैं प्रार्थना करूंगा कि आपके डिपार्टमेंट का ऑरेंज रिसर्च का इंस्टीट्यूट है, वो अच्छा काम करते हैं, पर उनके पास कम जगह है, उनकी मर्यादा है। और पूरे विदर्भ नहीं तो हिंदुस्तान के अनेक भागों में वो नींबू वर्गीय प्लांट यहां से बेचते हैं, पर उनकी क्षमता कम है। वो 25 लाख प्लांट तैयार करते हैं और डिमांड 2 करोड़ प्लांट की है। और यहां फिर प्लांट अगर अच्छे नहीं होते तो नर्सरीज गलत बातों से प्लांट बनाती और किसानों में जाते और पूरा मामला बिगड़ जाता है। तो मैंने उनको एक सुझाव दिया कि आप सर्टिफाइड करके कुछ 100-150 नर्सरी को सर्टिफाई करिए, उसका कंट्रोल आप रखिए, उसका ग्रेडिंग करिए, और वहां जो प्लांट का बेसिक मटेरियल है वो आप दीजिए, और अच्छे क्वालिटी के संतरा, मौसम्बी और नींबू के प्लांट आप आपके मार्गदर्शन में तैयार करिए। इसका फायदा ये होगा कि प्लांट की संख्या बढ़ेगी तो विदर्भ के किसानों को वेटिंग लिस्ट है इनके यहाँ, ये दे नहीं पाते, हमारे को चिट्ठियां देनी पड़ती है इनको। तो अगर ये अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्शन अगर कलमों का हुआ तो अच्छी कलम अगर मिल जाएगी तो एकदम बहुत बड़ा रिवोल्यूशन होगा। और इसलिए ऐसे कुछ नर्सरियों को उन्होंने चुना है, पर वो कुछ फीस चार्ज करते हैं, 15 लाख रुपए, 20 लाख रुपए कुछ तो भी। अब वो टोकन 50,000 लाख रुपए ले, और ये ज्यादा से ज्यादा अच्छे प्लांट डिस्ट्रीब्यूट हो, विदर्भ के संतरे की क्वालिटी सुधरे, विदर्भ के संतरे की प्रोडक्टिविटी बढ़े, विदर्भ में वर्ल्ड में जितनी सक्सेसफुल बेसिक बातें हैं उसका विदर्भ के किसान उपयोग करें, प्लांट से लेकर मशीनरी तक, मैकेनाइजेशन तक सबका मार्गदर्शन मिले, और इसके लिए ये इंस्टीट्यूट काम करे। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि ये पूरे अरुणाचल से लेकर राजस्थान से लेकर पंजाब तक ये नींबू वर्गीय फलों के लिए एक रिसर्च सेंटर आपका है। थोड़ा एक बार इसको रिव्यू करके थोड़ी ताकत देकर ये अच्छी नर्सरी तैयार करने में वो अगर आप हमको इसमें सहयोग करेंगे तो हमारे प्लांट की जातियों में अगर सुधार हो जाएगा तो एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन जल्दी होगा। इसमें ऊपर आप जरूर कुछ हमें बताइए, ये प्रार्थना करूंगा। हमारे भरणे साहब, आप अभी नर्सरी के ऊपर कुछ पॉलिसी बना रहे हैं, आशीष जी भी शायद आपके राज्य मंत्री है। हमने यहां से डॉक्टर माई साहब हमारे एग्रीकल्चर कमिश्नर थे भारत सरकार के, उनके मार्गदर्शन में पंजाबराव कृषि विद्यापीठ और बाकी लोगों के एक्सपर्ट लोगों के सभी के सलाह से हमने नर्सरी के बारे में एक पॉलिसी तैयार की। और हमारा आग्रह नहीं है कि हमारी पॉलिसी आप स्वीकार करें, आपकी और हमारे पॉलिसी में आपके सेक्रेटरी के साथ अगर हमारा इंटरेक्शन होता है और आपको अगर कुछ मुद्दे सही लगते हैं तो वो स्वीकार करेंगे, तो महाराष्ट्र में हर तालुका में कम से कम 5 नर्सरी अच्छी होनी चाहिए। अगर ये हो जाएगा तो किसानों को बीज और नर्सरी में अगर अच्छा हो जाएगा तो किसान के 40-50% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। इस बात के लिए आपका भी हमको सहयोग चाहिए। तो संतरा हमारा सबसे प्रायोरिटी विषय था और संतरे में बड़े प्रमाण पर रिवोल्यूशन शुरू हुआ है। अब इस बार AI इन एग्रीकल्चर, इस पर हमने वजन दिया है। बारामती कृषि विज्ञान केंद्र में राजेंद्र पवार जो है
उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। उनके सहयोग से हमने भी अब एआई का प्रयोग शुरू किया, मेरे खेती में शुरू हुआ है। एआई की विशेषता यह है कि उसमें ये हमारे यहाँ उसकी एसओपी बनती है और एक वेदर स्टेशन है। वेदर स्टेशन में हम ऊस, संतरा और तूर के लिए हमने एसओपी बनाई है। इसमें वेदर स्टेशन है, सेंसर्स है, ड्रोन है और माइक्रोसॉफ्ट और गूगल के सैटेलाइट से हमारे खेत के फोटो निकलते हैं और कितना पानी चाहिए, कितना नहीं चाहिए, कौन सा खाद चाहिए, कौन सा नहीं चाहिए, कौन सा डिसीज 8 दिन के बाद आने वाला है, हमारे मोबाइल पर उसकी सूचना आती है, मुझे भी मिलती है। और फिर उस प्रकार से हमारी पानी में 40% बचत होती है, खाद में 50% बचत होती है और डिसीज आने के पहले ही कंट्रोल होता है। तो ये एआई इन एग्रीकल्चर, ये गन्ना, तुअर और संतरा तीनों की एसओपी हमने तैयार की है। संतरे की एसओपी में हमारे ऑरेंज रिसर्च इंस्टीट्यूट से हमको कुछ सहयोग चाहिए। जो हमारे साइंटिस्ट है, जो बारामती कृषि विज्ञान केंद्र के हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। वो भी यहाँ आने वाले हैं, डॉक्टर भुगटे करके, और उनके 2 वर्कशॉप हुए हैं। आज कोशिश करने वाले हम लोग कि उनके आपके सामने ये एआई की जानकारी हम प्रस्तुत करेंगे। 1 एकड़ में 15 से 20 एकड़ का केवल खर्चा है, पर जैसे व्यक्ति के लिए डायग्नोसिस महत्वपूर्ण है और डायग्नोसिस, पैथोलॉजी और डायग्नोसिस के द्वारा पहले ही पता चल जाता है कि कौन सा डिसीज है, तो दवाई मिल जाती है। वही क्रॉप के बारे में है। तो मुझे लगता है कि ये एआई टेक्नोलॉजी के लिए आप लोगों का वेदर स्टेशन, सेंसर, ड्रोन, इसमें राज्य सरकार और महाराष्ट्र सरकार के साथ भारत सरकार भी कोई योजना बनाएंगे तो एआई हमारे जीवन को बदल सकता है। हमारे यहाँ 25 से 30 टन गन्ना होता है, मेरे यहाँ 88 टन गन्ना हुआ है और हमारे क्षेत्र में अनेक किसान हैं जो 110 टन तक आए हैं। और एआई टेक्नोलॉजी से भरणे जी 180 टन गन्ना 1 एकड़ में होगा और खर्चा 10 से 15 हजार रुपये कम होगा। संतरे का उत्पादन बढ़ेगा। मेरे यहाँ ऑर्गेनिक तूर ये 1 एकड़ में 15 क्विंटल हुई। फिर मुझे एआई और बारामती विज्ञान केंद्र के लोगों ने मार्गदर्शन किया कि तूर निकलने के बाद काट देना, फिर उसको पानी देना और फिर सेकंड क्रॉप तूर का लेना। तो इस बार मेरे पास 30 एकड़ तूर है। मैंने आजू बाजू के 2-2, 3-3 एकड़ के किसानों को लिया है। इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर है, उससे जमीन उनकी तैयार की है, ड्रोन से स्प्रेइंग किया है। मेरे यहाँ भू सुरक्षा करके अच्छा ऑर्गेनिक मैन्युअल है, वो यूज करता हूँ। और मैं अपने गांव में दाल मिल है और दाल वही गांव में तैयार करता हूँ और वो दाल मैं 5 किलो 10 किलो के पैक में करके नागपुर में हमारे डिपार्टमेंटल स्टोर्स में मैंने इस साल 7.25 लाख रुपए की दाल बेची और इस साल मैं 35 से 40 लाख रुपए की दाल रिटेल में बेचूंगा। अब मैं बाजू के किसानों को भी साथ ले रहा हूं ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा रेट मिले। हम लोग 5 ऑर्गेनिक फ्रूट, वेजिटेबल और फूड ग्रेन के दुकान हम नागपुर शहर में ओपन कर रहे हैं, जहां किसान डायरेक्ट आएगा और डायरेक्ट बेचेगा, तो उसको ज्यादा भाव भी मिलेगा, उत्पादन भी बढ़ेगा। तो टेक्नोलॉजी का उपयोग करके उत्पादन खर्चे को कम करना और उत्पादन को प्रोसेसिंग करके बीच के मीडिएटर्स हटाकर डायरेक्ट मार्केट में अगर बेचेगा तो किसान को अच्छा उत्पादन मिल सकता है। अभी भरणे साहब मुझे और शिवराज जी को बता रहे थे कि उनके क्षेत्र में दालिम होता है, 20-20 लाख रुपए एकड़ किसानों को प्रॉफिट मिला है। तो कहीं ना कहीं हमें एक्सपेंडिचर, उत्पादन खर्चे को कम करना, फालतू रासायनिक फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड खर्चा करने की जरूरत नहीं है तो नहीं करना और उत्पादन क्षमता बढ़ाकर खर्चे को कम करके प्रॉफिट ऑफ मार्जिन को बढ़ाना। और ये काम करने के लिए तांत्रिक टेक्नोलॉजी का उपयोग करना, ये इसका हमारा उद्देश्य है। एआई जो बात है उसमें हमारे राज्य कृषि मंत्री और वो दोनों भी हमें इसमें मदद करेंगे। वैलेंशिया जो वर्ल्ड में फेमस नाम है, वो संतरे का अभी हमारे यहाँ रिवोल्यूशन शुरू हो गया है, उसका भी वर्कशॉप है। फार्मर, एक सबसे बड़ी बात हुई कि मदर डेयरी ये हमारे लिए मिला एक जीवदान है। हमारे विदर्भ की विशेषता है, हम नेता लोगों की,
हम जहाँ हाथ लगाते उसको डब्बा बजा देते, बैंड बजा देते हैं। हमारे दूध सोसाइटियाँ लंबी कर दी हमने, सूद गिरनियाँ लंबी कर दी, शुगर फैक्ट्री 22 लंबी हो गई। तो अब हम कुछ लोग चला रहे हैं, हमको दुर्बुद्धि हुई, हम लोग शुगर फैक्ट्री में 4 चलाता हूँ, हर साल 40 करोड़ का घाटा होता है। तो आप जो बोल रहे हो वो बात कहता हूँ कि जो पिछले जन्म में पाप करता है तो वो एक तो शुगर फैक्ट्री शुरू करता है, नहीं तो अखबार शुरू करता है। और ये भी बात सही है कि किसी का राजकारण समाप्त करना तो उसको शुगर फैक्ट्री का चेयरमैन बना दो, वो ऐसे लाता खाते का अगले बार चुनाव लड़ने के लायक नहीं रहता। तो ये इस परिस्थिति में भी हम चला रहे हैं, पर हमें इसमें से मार्ग निकालना पड़ेगा, कमियों को दूर करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी को स्वीकारना होगा, सीड में कलमों में सुधार करना होगा, उत्पादन खर्चे को कम करना होगा, ड्रोन का उपयोग स्प्रेइंग के लिए करना पड़ेगा। इसके साथ साथ मदर डेयरी का बहुत बड़ा काम हुआ है। हमारे शाह साहब उपस्थित है, हमें शर्म भी आती है और मैं बड़ा साफ बोलता हूं, इसलिए मुझे कोई संकोच नहीं होता। विदर्भ का विकास नहीं हुआ करके दूसरों के नाम से आप लोग चिल्लाते हो, ये अखबार वाले भी लिखते हैं कि विदर्भ का विकास नहीं होता। यानी ये बात ऐसी है कि शादी जिनकी हुई उनको बेटे नहीं हुए, इसलिए दूसरे को जिम्मेदार पकड़ रहे हैं। तो ये हमारी कमी है। एक ये जो भरने साहब है, इनके जिले में कितना दूध होता है पूछो। पुणे जिले में 80 लाख लीटर दूध होता है, कोल्हापुर में 90 लाख लीटर दूध पर डे होता है, सांगली में 80 लाख लीटर होता है, और पूरे विदर्भ में सुधीर भाऊ जय विदर्भ, तुम्हारा पूरा दूध 25 लाख लीटर 10 जिलों का नहीं होता, क्योंकि हमारा इसके तरफ ध्यान नहीं है। हमारी वेटरनरी यूनिवर्सिटी आई है, अभी हम लोग वो भी प्रयोग 3 जगह देश में हुआ। ब्राजील में हमारी गाय जो गई थी, ब्राजील में 52 में गिर जात की, वहां उसका विकास करके अब वो 60 लीटर दूध देती है। उसके बूल को उसका सीमेंस भारत में लाकर 2 लीटर के गाय को जब दिया गया तो 15 लीटर की गोरी हुई। और अभी टेक्नोलॉजी आई है कि 100% गोरी होगी, गोरा नहीं होगा। बेटी बचाओ अभियान की जरूरत नहीं है, वैसे गोरी होगी। अब वो टेक्नोलॉजी में हमारे मदर डेयरी का हमको सहयोग मिल रहा है। वेटरनरी यूनिवर्सिटी में एक सेंटर शुरू हुआ है, एक बारामती में पवार साहब ने शुरू किया है, और एक सेंटर चितई डेयरी ने सांगली में शुरू किया है, और तीनों का ही उद्घाटन करने का सौभाग्य मुझे मिला। पर अभी तक हमारे विदर्भ में अभी 25,000 गाय देने की बात हो रही है, और हमारे पास 10 गाय नहीं तैयार होती, तो हम गाय हरियाणा से और गुजरात से खरीद के लाएंगे तो क्या मतलब है। तो मैं मदर डेयरी से आग्रह कर रहा हूं, वेटरनरी यूनिवर्सिटी और वो मिलकर ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करे कि जैसे गोट फार्म है, पोल्ट्री फार्म है, वैसे काऊ फार्म तैयार हो, और विदर्भ के किसान 15-15, 20-20 लीटर दूध देने वाली 15 से 20,000 गाय हर साल तैयार करे, और वो विदर्भ के किसान वो गाय खरीदी करके दूध का उत्पादन बढ़ाएंगे तो इकोनॉमी में उसका फायदा होगा। मदर डेयरी ने अभी 5 से 6 लाख लीटर दूध पर पहुंचे हैं। परसों में मेरघाट गया था, जहां 2,500 बच्चे मैल न्यूट्रिशन से मर गए, गढ़चिरौली से भी खराब स्थिति है। वहां खवा बनता है और वहां दूध बहुत है, पर हमारा सेंटर वहां तक नहीं पहुंचा है। मैं वर्णन नहीं कर सकता, शाह साहब अगर आप जाओगे तो आपके आंखों में आंसू आएगा। हमारे अतुल शिरोडकर यहाँ बैठे हैं, मैं 30,000 आदिवासी बच्चों को हमारे ट्रस्ट में पढ़ाते हैं। हम 1200 एकल विद्यालय चलाते हैं, हमारे 2,000 टीचर हैं। बहुत बुरी स्थिति है, और वहां अगर दूध इतना है, जंगल है, तो वहां के लोगों का जीवन बदल सकता है। ये महिलाएं जो आई है पूरी, ये आज हमारे मदर डेयरी ने इन महिलाओं को मालिक बनाया है। ये प्रोड्यूसर कंपनी की मालकिन है, प्रेसिडेंट है, पदाधिकारी है, और ये दूध मदर डेयरी को देती है। और अब स्वाभाविक रूप से एक बात हुई है कि जब महिला के अकाउंट में पैसा जाता है तो पुरुष जरा डिस्टर्ब हो गए। तो मैंने इंक्वायरी की, कारण क्या है, क्योंकि पुरुष है बेवड़े छाप। अब उनको दारू पीने के लिए पैसे जो होते वो डायरेक्ट महिला के अकाउंट में जाती, तो देती नहीं। सब ऐसे नहीं है, कुछ। तो वो पुरुष अब नाराज हो रहे हैं
कि पैसा पत्नी के अकाउंट में क्यों जा रहा है, मेरे पास क्यों नहीं आ रहा। पर हम उनको समझा रहे कि ये बात छोड़ो, आपका सुखी समृद्ध संपन्न बनाना है। और मदर डेयरी ने अभी 800 करोड़ का प्लान महाराष्ट्र सरकार के सहयोग से नागपुर में डाला है। मेरी आग्रह पर उन्हें एमआईडीसी में महानंदा का प्लान भी लिया है, वहाँ उनका सफल और धारा का प्रोडक्ट्स यहाँ बनने वाले हैं। और आज यहाँ वो भूमि पूजन कर रहे हैं। जो डेयरी के लिए पशु खाद्य लगता है वो सस्ते में तैयार होकर किसानों को मिले, उस प्लान का भी आज शिवराज जी के हाथ से हम यहाँ भूमि पूजन कर रहे हैं। 800 करोड़ का प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है। हम वो सपना देख रहे हैं कि हमारी ऑरेंज बर्फी, शाह साहब इस बार मैंने दिल्ली में बहुत पत्रकारों को ऑरेंज बर्फी बांटी, आईएएस ऑफिसर को बांटी। आपको क्या बताओ, मुझे इतने एसएमएस आए कि लोग खुश हो गए, क्योंकि ऑरेंज बर्फी का बहुत अच्छा मार्केट हो सकता है। मेरी इच्छा है कि हमारे नागपुर के ऑरेंज और उसका आपका मदर डेयरी का दूध, उसका खवा और उसकी ऑरेंज बर्फी विश्व के कोने कोने तक जाए और हमारे किसानों को उसका पैसा मिले। आप चाहेंगे तो ये जरूर हो सकता है, होगा। और चीज, पनीर, आइसक्रीम सब आप बना रहे, छाछ बना रहे, यहाँ से दुबई से लेकर सब जगह एक्सपोर्ट करने का प्लानिंग है। हमने आपके बाजू में कार्गो हब बनाया, समुंदर पहुंचाया आपके फैक्ट्री के बाजू में। वहाँ हमने सैटेलाइट पोर्ट तैयार किया है, वहाँ से डायरेक्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा। और मदर डेयरी अब यहाँ हमारे विकास में बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है फिशिंग का, जिसमें हमारे यहाँ 6500 मालगुजारी तालाब है। हम ये जो ब्लू इकोनॉमी है उसको विकसित करना चाहते हैं। हमारे जो स्पॉन्ज है झींगे, वो 700 रुपये किलो है, और सिंगापुर में 8000 रुपये किलो और दुबई में 6000 रुपये किलो है। उसका प्रोसेसिंग, पैकेजिंग करके उसको एक्सपोर्ट करके हमारे मच्छीमार डॉलर में कमाई करें, ये हमारा सपना है। अभी तक हम उसमें वो आगे नहीं पहुंच पाए। उसमें वेटरनरी यूनिवर्सिटी और फिशरीज डिपार्टमेंट मिलकर आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके भी सेमिनार है। हमारे यहाँ सोयाबीन जो क्रॉप था उसका लगातार उत्पादन कम हुआ है। सीड में भी काफी समस्या है। शिवराज जी को इस बात का पता है क्योंकि वो मध्य प्रदेश से आते हैं। सोयाबीन में अमेरिका में 28 क्विंटल पर एकड़ उत्पादन होता है, ब्राजील में 26 टन होता है, अर्जेंटीना में 29 क्विंटल पर एकड़ होता है। और हमारे यहाँ इस साल शिवराज जी मुझे बताते हुए शर्म आ रही, मेरे यहाँ 2.5 क्विंटल हुआ। बरसात पूरा सोयाबीन खराब कर चुकी, और मुश्किल से अगर अच्छा होता है तो 5 से 6 क्विंटल होता है। कोई है इसके ऊपर वाला? मुझे गड़ाक साहब ने बताया कि उन्होंने अभी कुछ संशोधन किया है और 12 क्विंटल तक वो आए हैं। तो सोयाबीन की उत्पादकता बढ़ाने के पीछे कोशिश की जा रही है, और निश्चित रूप से तेल बिया में हमारी कमी है। शिवराज जी उसके ऊपर बताएंगे। एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि सेरीकल्चर, मुझे आज बताते हुए खुशी हो रही कि 16 साल हम कहते रहे, अब हम यशस्वी हुए। शिवराज जी, हमने अभी हमारा नागपुर ये हैंडलूम वीवर का शहर था, पूरा खत्म हो गया, जीरो पे आ गया। हमने फिर से साड़ियाँ बनाई। अभी धापेवाड़ा टेक्सटाइल करके मेरा जो जन्म गांव है, वहाँ बहुत अच्छी अभी फैक्ट्री भी खुल रही है। हेमा मालिनी जी को मैंने उनका इन्विटेशन दिया है, और हमने जो प्योर सिल्क की कोसे की साड़ी बनाई उसका प्रिंटिंग झारखंड में किया। अब 7 महीने हुए, प्रोडक्शन शुरू है। 12,000 रुपए की एक साड़ी है, मुझे दिखाने के लिए नहीं है, इतना मार्केट हमको मिल गया। इतनी अच्छी क्वालिटी की साड़ी बनी है। अब फिर से एक बार हम ये नागपुर को, हैंडलूम वेवर्स को जो गांव में बसते हैं, उनको एक नई दिशा देने का प्रयास कर रहे हैं। हमने कॉटन की साड़ी बनाई, और मैंने कहा कि ये साड़ी मजदूरों को भी मजदूर मिले और हमारे कंज्यूमर को सस्ते में मिले। तो 1,500 से 2,000 की साड़ी हम केवल 400 रुपए में बेचते हैं। यहाँ स्टॉल है धापेवाड़ा टेक्सटाइल का, और 400 रुपए में साड़ी मिलेगी, और अच्छी क्वालिटी की साड़ी है, ताकि गरीब लोग उसको ले सके और हमारे नागपुर के वेवर्स को, विदर्भ के वेवर्स को काम मिले। लगातार जो जो चीजें हैं, फल प्रक्रिया की हो, पैकेजिंग की हो, हर चीजों का संशोधन करके, टेक्नोलॉजी का उपयोग करके, हमारे एग्रीकल्चर को मैकेनाइज करते हुए हम लगातार अनेक प्रयोग कर रहे हैं। अब ज़्यादा समय, क्योंकि शिवराज जी को भी भाषण करना और भरणे जी को जाना है,
मैं दूध का जो हमारा सेमिनार उसके आखिर में जरूर आऊँगा। मैं फिर से एक बार शिवराज जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। एक मैकेनाइज एग्रीकल्चर में हमारे किसानों की समस्या है कि लेबर नहीं मिलते, तो ये एग्रीकल्चर इक्विपमेंट जो वर्ल्ड में है उसके बारे में कोई स्कीम तैयार करके हम अगर बड़े प्रमाण पर ये हार्वेस्टर से लेकर बाकी एग्रीकल्चर इक्विपमेंट जो है वो अगर किसानों के पास कोई योजना में आ सकेंगे तो एग्रीकल्चर अगर मैकेनाइज होगा हार्वेस्टर के कारण गन्ने में, चावल में, चने में, सोयाबीन में, सब में इसका उपयोग हो रहा है। उसकी भी कोई अच्छी योजना आएगी तो किसानों के लिए बहुत उपयोगी होगी। यहाँ किर्लोस्कर कंपनी अपना एक पंप लॉन्च करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक मोटर पंप, जो सोलर पर भी चलता है और इलेक्ट्रिक पर भी चलता है। उनका इंजन जनरेटर सेट इथेनॉल और बिटेनॉल, आइसोबिटेनॉल पर मैंने पूना में लॉन्च किया था। हमारे महिंद्रा के यहाँ आए हैं और उन्होंने मुझे विश्वास दिया है कि अब इथेनॉल का ट्रैक्टर और सीएनजी का ट्रैक्टर आएगा, 1 लाख से 1.25 लाख रुपए ट्रैक्टर वाले किसानों की साल में बचत होगी। और ये भी अब ट्रैक्टर भी आ रहे हैं क्योंकि ट्रांसपोर्ट मंत्री मेरे पर जिम्मेदारी है और मैं आग्रह करते रहता हूं इनको एग्रीकल्चर इक्विपमेंट और कस्टम इक्विपमेंट वालों को, तो जल्दी उसका भी प्रदर्शन यहाँ है। जॉन डियर का मैंने ब्राजील में 100% बायो इथेनॉल का ट्रैक्टर देखा। मुझे लगता है वो दिन दूर नहीं है कि हमारा किसान अन्नदाता नहीं ऊर्जादाता, ऊर्जादाता नहीं ईंधन दाता, ईंधन दाता नहीं बिटुमिन दाता, अब बिटुमिन दाता नहीं हवाई ईंधन दाता, अब हवाई ईंधन भी बन गया, अब हाइड्रोजन दाता बनेगा और हमारा गांव गरीब मजदूर किसान समृद्ध संपन्न होंगे। और हमारे एग्रो विजन की प्रेरणा यही है कि जिस दिन विदर्भ का किसान, एक भी किसान आत्महत्या नहीं करेगा, कर्ज मुक्त होगा, सुखी समृद्ध संपन्न होगा, उसी दिन हमारा कार्य पूरा होगा, ऐसा हम समझेंगे और तब तक कार्य करते रहेंगे। आप सबके सहयोग से यही निर्धार आप सबके सहयोग से मैं व्यक्त करता हूं। और फिर से एक बार जिन जिन लोगों का डायरेक्ट इनडायरेक्ट सहयोग इस कार्यक्रम को मिला है उनको धन्यवाद देता हूं। और आदरणीय भरणे जी जो है आज उनको जाना है, हमारी संतरे जो हमारी विशेष रूप से जो नर्सरी के प्रोग्राम की पॉलिसी है उसमें भी उनका हमें निश्चित सहयोग मिलेगा, यह विश्वास व्यक्त करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार। खूप खूप धन्यवाद साहेब, मनापासून धन्यवाद। उपस्थित सर्व शेतकरी बंधू भगिनी, आजच्या या ॲग्रो विजनच्या कार्यक्रमासाठी उपस्थित असलेले या देशाचे नेते आदरणीय गडकरी साहेब, आपल्या देशाचे कृषी मंत्री आदरणीय शिवराजजी चौहान साहेब, आपले राज्याचे कृषी राज्यमंत्री आशिषजी जयस्वाल साहेब, डॉक्टर पंकज भोयर साहेब, आपले नेते सुधीर भाऊ मुनगंटीवार साहेब, आमदार चरणसिंगजी ठाकूर, आमदार राजकुमारजी बडोले साहेब, प्रकाशजी आडसळ साहेब, विकासजी महात्मे साहेब, पाशा पटेलजी, मिनेशजी शाह, सीडी माई साहेब, रवी बोरटकर जी, डॉक्टर गडाखजी, डॉक्टर नितीन पाटील जी, डॉक्टर घोष, श्रीमती माधवी खोडे मॅडम, गिरीशजी गांधी, सर्वच हे ॲग्रो विजन यशस्वी करण्यासाठी उपस्थित असणारे सर्व आमचे संयोजक, पत्रकार, मीडियाचे प्रतिनिधी, उपस्थित सर्व शेतकरी बंधू आणि विशेषतः उपस्थित असणाऱ्या आमच्या संपूर्ण सर्व लाडक्या बहिणी, बंधू आणि भगिनींनो, खरं तर गडकरी साहेबांनी आत्ताच आपल्या सर्वांना मार्गदर्शन केलं आणि निश्चित प्रकारे आपण विदर्भाच्या बाबतीमध्ये, शेतीच्या बाबतीमध्ये आपल्याला अनेक बदल करणं गरजेचं आहे आणि बदल केल्यानंतर काय आपल्याला रिझल्ट मिळतील आणि त्यांनी स्वतः पाहून स्वतःच्या शेतामध्ये त्या गोष्टीचा प्रयोग करून शेती कशी आपल्या सर्वांना
परवडू शकते. शेतामध्ये आपल्याला जास्त कसं उत्पादन मिळू शकतं, उत्पन्न कसं त्यामुळं जास्त मिळू शकतं, हे आपल्या सर्वांना बंधूंनो सांगितलं. खरं तर माझ्या विदर्भातल्या माझ्या सगळ्या शेतकरी बंधू भगिनींना माझं एक त्यांना सांगणं आहे, त्यांना एक सर्वांना विनंती आहे की निश्चित प्रकारे शेतीमध्ये आपल्याला कुठेतरी आता नवीन नवीन काहीतरी प्रयोग केले पाहिजे, शेतामध्ये नवीन काही गोष्टी घेतल्या पाहिजे. त्यामुळे जुन्या गोष्टी थोड्या सोडून ज्यामध्ये माझ्या शेतकऱ्याला जे शेतामध्ये जो पीक घेणार आहे, एखादी फळबाग किंवा आपण संत्रा बागामध्ये बघायचं, त्यांनी अनेक गडकरी साहेबांनी त्या बाबतीमध्ये उदाहरणं सांगितली. यामध्ये आपण सर्वांनी बंधूंनो त्यामध्ये बदल करणं हे निश्चित प्रकारे गरजेचं आहे. खरं तर मी अॅग्रोव्हिजनचं कौतुक यासाठी करतो, गेली 15 वर्ष या विदर्भामध्ये गडकरी साहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली त्यांच्या या संकल्पनेतून हे ज्यांनी प्रदर्शन जे आयोजित शेतकऱ्यांसाठी केलेलं आहे, की शेतीमध्ये काहीतरी नवीन नवीन काहीतरी केलं पाहिजे. आणि शेवटी एक लक्षात ठेवलं पाहिजे की शेती मला परवडते. हो, मी शेतीमध्ये जर चांगल्या प्रकारे लक्ष घातलं, त्याप्रमाणे नवीन नवीन शेतामध्ये वाण घेतलं, एखादं पीक घेतलं, त्यामध्ये मला शेतामध्ये चांगल्या प्रकारचं मला शेतामध्ये उत्पन्न मिळेल, हे आपण पाहिलं पाहिजे. हे सुद्धा मी निश्चित प्रकारे आपल्या शेतकऱ्यांना आज हे करतो. आणि अॅग्रोव्हिजनच्या माझ्या संयोजकांच्या त्यांचं कौतुक यासाठी करतो. गेली 15 वर्ष हे एक चांगल्या प्रकारचं गडकरी साहेबांच्या नेतृत्वाखाली हे प्रदर्शन इथं भरवतात आणि त्यामध्ये निश्चित त्याचा फायदा माझ्या या भागातल्या शेतकऱ्या बांधवांना होतोय. त्याचा एक राज्याचा कृषी मंत्री म्हणून एक आम्हा सर्वांना निश्चित प्रकारे एक आनंद आहे. मी तुम्हाला एवढं सांगतो की मी गडकरी साहेबांचं भाषण आपण सर्वांनी बारकाने ऐकलं. त्यांचं किती एक अंतःकरणापासून ते तुम्हाला सर्वांना आपल्याला सांगत होते, ते त्यांनी त्यामुळे त्यांची माहिती त्यांनी दिली. आणि त्यामुळे निश्चित प्रकारे आपण सर्वांनी मला एक सगळ्यांना विनंती करायची की आपण शेतीमध्ये थोड्या बदल केला पाहिजे. आज खरं तर आदरणीय चव्हाण साहेब आपले केंद्रीय मंत्री इथं हजर आहेत, ते पण एक उत्तम मोठे शेतकरी आहेत. त्यांचं आपल्या सगळ्यांना मार्गदर्शन हे निश्चित प्रकारे लाभणार आहे. मला आणि आज विशेषतः गडकरी साहेबांनी मला सांगितलं की ह्या ज्या समोर आमच्या महिला भगिनी दिसत आहेत, ह्या सगळ्या ज्या आमच्या लाडक्या बहिणी दिसत आहेत, त्या विशेषतः स्वतः दुधाचं उत्पादन, दुधामध्ये स्वतः दुधाची शेती, स्वतः तिथं दुधाची शेती म्हणण्यापेक्षा शेतीला जो पूरक व्यवसाय दुधाचा आहे तो तिथं करतायत. आणि एक चांगल्या प्रकारचं आपल्याला माहिती आहे की दुधाचं जे पैसे मिळतात ते आपल्याला रोजच्या आपल्याला तेला मिठाला बाजाराला त्याचा किती फायदा होतो. आणि स्वतः शेती माझी महिला स्वतःच्या पायावरती यातून उभा राहते, त्याचाही निश्चित प्रकारे मला आनंद आहे. मदर डेअरीचं पण निश्चित प्रकारे या निमित्तानं मी त्यांचाही आभार आहे निश्चित प्रकारे मानतो. मी गडकरी साहेबांना एकच सूचित करतो, केंद्र सरकारचा असू द्या, राज्य सरकारच्या असू द्या, ज्या काही अनेक योजना आहेत, आज आमच्या कृषी विद्यापीठाचे इथं कुलगुरू आहेत, सगळे इथं शास्त्रज्ञ आज इथं हजर आहेत, की निश्चित प्रकारे पूर्वी आजच्या कृषी विभागाच्या माध्यमातून निश्चित प्रकारे माझ्या शेतकऱ्यांना एक चांगल्या प्रकारचं पेरणीपासून ते कापणीपर्यंत जे काय गोष्टी करणं गरजेचं आहे, त्यामध्ये काय बदल किंवा त्यामध्ये काय प्रयोग करणं गरजेचं आहे, की त्यामुळे शेतकऱ्याला चांगल्या प्रकारचं उत्पन्न कसं मिळेल यासाठी कृषी विभाग एक चांगल्या प्रकारचं सहकार्य करतंय. आमचे जयस्वाल साहेब इथं हजर आहेत. निश्चित प्रकारे मी आपल्याला एवढंच सांगतो की राज्य सरकारच्या वतीनं तुम्हाला सर्वांना माहिती आहे की या राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब असतील, एकनाथजी शिंदे साहेब असतील, अजितदादा पवार साहेब असतील, ही तिन्ही नेते माझ्या या राज्यातल्या शेतकऱ्यांना मदत कशी होईल, या शेतकऱ्याचं उत्पादन कसं वाढेल यासाठी सर्वांचा प्रयत्न असतो. कृषी समृद्धी सारखी एक चांगली योजना माझ्या या शेतकऱ्यांसाठी आज राज्य सरकारच्या वतीनं देवेंद्र भाऊ असतील, एकनाथजी शिंदे साहेब असतील, अजितदादा पवार साहेब असतील, यांच्या माध्यमातून राबवली जाते. निश्चित त्याचा फायदा शेतकऱ्यांना होईल. अशा अनेक योजना मी खरं तर आज मला म्हणजे सांगता येतील, अशा अनेक योजना शेतकऱ्यांच्या फायद्यासाठी राबवण्याचा प्रयत्न हे राज्य सरकारच्या माध्यमातून केला जातोय. खरं तर शेतकऱ्यांचे दिवस काय होते की कधी अतिवृष्टी होते, कधी दुष्काळ पडतोय, कधी गारपीट होते, हवामानामध्ये बदल होतोय. या बदलत्या हवामानामध्ये निश्चित प्रकारे शेतकऱ्यांना त्यामध्ये कसं सामोरं गेलं पाहिजे, त्या शेतामध्ये त्याच्या पिकाचं नुकसान कसं कमीत कमी नुकसान होईल यासाठी राज्य सरकारच्या वतीनं, विद्यापीठाच्या वतीनं आम्ही निश्चित प्रकारे आमचं एक काम चाललेलं आहे. त्या बाबतीमध्ये निश्चित प्रकारे माझे शेतकरी बांधव हे भविष्यामध्ये आम्हा सर्वांना सहकार्य निश्चित प्रकारे करतील. नैसर्गिक शेतीच्या बाबतीमध्ये माननीय राज्यपाल महोदयांचा पण खूप मोठा एक उपक्रम आहे. नैसर्गिक शेतीकडे आपण सर्वांनी थोडं वळलं पाहिजे, ही त्यांची भूमिकेचं निश्चित प्रकारे भविष्यामध्ये आपण त्याचं स्वागत करूया आणि त्यामध्ये हे करूया. आणि विशेषतः मला या माध्यमातून मला आपल्या सर्वांना सांगायचं आहे की जे
आपलं जे कृषी क्षेत्र आहे यामध्ये अधिक तरुणांचा कसा आपला सहभाग होईल, त्यामध्ये तरुण कसे सहभागी होतील, शेतीकडे त्यांचा कल कसा वाढेल, यासाठी सुद्धा भविष्यामध्ये कृषी विभागाच्या माध्यमातून प्रयत्न हे केले जातील. मगाशी गडकरी साहेबांनी ज्या काय संत्र्याच्या बाबतीमध्ये किंवा ज्या काही सूचना मांडल्या, मी गडकरी साहेबांना एवढं सूचित करतो की इथं आमचे राज्यमंत्री आशिषजी जयस्वाल साहेब आहेत. गडकरी साहेब आशिषजी गडकरी साहेब आम्हाला कधी वेळ द्या, आपण कधीही सांगा, मुंबईला सांगा, दिल्लीला सांगा, नागपूरला सुद्धा आमची यायची तारीख. आपली ज्यावेळेस वेळ असेल, दिल्लीला असल्यानंतर चव्हाण साहेब पण आपल्या बरोबर असतील, आपण कधीही वेळ द्या. आपली वेळ बघून येणाऱ्या काळामध्ये कृषी विभागाचे सगळे अधिकारी आपल्या समवेत बैठक लावून जे काय आपल्या कृषी विभागाचे आपलं जे मार्गदर्शन आहे, ज्या सूचना आहेत, त्या सूचनेची नोंद घेऊन राज्य सरकारच्या वतीनं निश्चित प्रकारे त्या बाबतीमध्ये माहिती घेऊन त्या बाबतीमध्ये आम्ही दुरुस्ती करून ते मार्गदर्शन आम्हाला घेऊया, ही सुद्धा आजच्या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं विनंती निश्चित प्रकारे करतो. मी अधिक काय जास्त न बोलता खूप चांगला कार्यक्रम अॅग्रोव्हिजनचा खरंच पदाधिकाऱ्यांचं मी कौतुक करतो. असं सर्व शेतकऱ्यांसाठी काहीतरी आपण त्यातनं आपल्याला काहीतरी नवीन नवीन काय गोष्टी त्या पाहता येतात, हे पाहण्यासाठी आपल्या सगळ्यांनी उपलब्ध करून दिलं. पुन्हा एकदा अॅग्रोव्हिजनचे आदरणीय गडकरी साहेबांचे आणि आपल्या सर्वांचे आभार मानतो आणि थांबतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. खूप खूप धन्यवाद आदरणीय साहेब, आपण इथे आलात त्याबद्दल आपले मनापासून आभार. आणि यानंतर या कार्यक्रमाला पुढे नेत पशुखाद्य निर्मितीच्या एका कारखान्याचं भूमिपूजन मान्यवरांच्या शुभ हस्ते आता होणार आहे. मी आदरणीय चव्हाण साहेबांना आणि आदरणीय गडकरी साहेबांना विनंती करते, त्यांनी या पशुखाद्य निर्मितीच्या कारखान्याचं डिजिटल भूमिपूजन करावं. मदर डेअरीच्या माध्यमातून हे एक वैशिष्ट्यपूर्ण पाऊल इथे आता उचललं जात आहे. पशुखाद्य प्रकल्पाचा भूमिपूजन सोहळा, ज्याचं डिजिटल उद्घाटन माननीय गडकरी साहेबांच्या शुभ हस्ते संपन्न झालं. टाळ्यांच्या गजरात त्याचं स्वागत करूया आणि यानंतर कार्यक्रमाला पुढे नेऊया. माजी वित्तमंत्री आणि वनमंत्री सुधीरभाऊ मुनगंटीवार इथे उपस्थित आहेत. टाळ्यांच्या गजरात त्यांचंही स्वागत. आणि यानंतर या कार्यक्रमाला पुढे नेत एनडीडीबीचे चेअरमन श्रीयुत मिनेश शहा यांना मी इथे आमंत्रित करते, विनंती करते त्यांनी आपल्याशी संवाद साधावा. मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर मिनेश शाह जी को, एनडीडीबी के चेयरमैन. विदर्भा मराठवाड़ा में एनडीडीबी और मदर डेयरी से जो डेयरी का प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, उसके हमारे मार्गदर्शक माननीय केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्री श्री नितिन गडकरी जी, और आज के हमारे मुख्य अतिथि और देश के केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, श्री दत्तात्रेय भाड़ने जी माननीय कृषि मंत्री महाराष्ट्र सरकार, आशीष जायसवाल जी माननीय राज्य मंत्री कृषि महाराष्ट्र सरकार, डॉक्टर पंकज भोयर जी माननीय राज्य मंत्री सहकारिता महाराष्ट्र सरकार, मंच पर विराजमान अन्य विशिष्ट अतिथिगण, केंद्र और राज्य सरकार के सारे वरिष्ठ अधिकारीगण, मेरे सहयोगी एनडीडीबी सर्विसेज और मदर डेयरी से आए मराठवाड़ विदर्भ मिल्क प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के बोर्ड सदस्य, मीडिया के सम्मानित प्रतिनिधिगण और हजारों की संख्या में उपस्थित हमारे समर्पित दुग्ध उत्पादक सदस्य तथा किसान भाइयों और बहनों, आरंभ में मैं माननीय केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी और माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज जी चौहान जी के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अपनी गरिमामयी उपस्थिति में इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है. श्री नितिन गडकरी जी के कुशल मार्गदर्शन और प्रोत्साहन ने एग्रोविजन को भारत के एक अग्रणी कृषि सम्मेलनों में विकसित करने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और इस मंच के माध्यम से लाखों किसानों को ज्ञान, आधुनिक तकनीक और उनसे जुड़ने का अवसर मिला है और एक सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए एक नई आशा की किरण प्राप्त की है. इस वर्ष की जो थीम है ट्रांसफॉर्मिंग एग्रीकल्चर एम्पावरिंग फार्मर्स, आज के समय की अत्यंत महत्वपूर्ण आवश्यकता को दर्शाती है और देश भर में आज आदरणीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह जी की लीडरशिप में कृषि एवं उससे संबद्ध क्षेत्रों में जो तेजी से बदलाव आ रहे हैं और हमें ये उनके साथ मिलकर सुनिश्चित करना है कि हमारे किसान इस बदलाव में सक्रिय रूप से भागीदार होंगे और इससे लाभान्वित होंगे
और हम सब आपके साथ जुड़े हुए हैं। डेयरी क्षेत्र में मैं अपने अनुभव के आधार पर पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि भारत में जो डेयरी उद्योग हुआ है उसमें नवाचार की जो एक कहानी है, एक जो स्टोरी ऑफ इनोवेशन है, जिसमें एडवांस टेक्नोलॉजी, इम्प्रूव प्रोसेसिंग और साइंटिफिक इंटरवेंशंस ने हमारी डेयरी वैल्यू चेन को बहुत मजबूत बनाया है और भारत एक आज दुनिया में सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बन के उभरा है और एक हमारे आत्मनिर्भर राष्ट्र की एक उभरने में बहुत मदद की है। इसके अलावा पशुपालन, मिल्क प्रोक्योरमेंट, प्रोसेसिंग और पैकेजिंग और उसमें होने वाले नवाचार की परिवर्तनकारी भूमिका को भी निभाता है। हम इसी एरिया में 2016 में माननीय मंत्री जी के आह्वान पर हमने यहाँ काम चालू किया। यहाँ पे शुरू में जो हमने 2016 में काम चालू किया, पहले दिन हमने 175 लीटर दूध हमने यहाँ पे कलेक्ट किया था। मुझे ये बताते हुए खुशी है, आज जैसा कि आदरणीय मंत्री जी ने बताया, आज हम 6 लाख लीटर दूध मराठा विदर्भवाड़ा के 19 जिलों से कलेक्ट कर रहे हैं और मदर डेयरी ने एक 6 लाख लीटर कैपेसिटी का दूध का प्लांट भी पिछले साल हमने उसका भूमि पूजन किया था और अगले साल एग्रोविजन में मैं आदरणीय मंत्री जी को आश्वासन देता हूं, अगले साल एग्रोविजन में हम उसका उद्घाटन भी करेंगे। ये प्लांट 6 लाख लीटर कैपेसिटी का होगा। इसमें सारे ही प्रोडक्ट और जो ऑरेंज बर्फी की बात की है उसके साथ साथ सारी स्वीट हम उसमें बनाएंगे। इसके साथ साथ मैं दोनों ही मंत्रीगण का आभारी हूं। आज उसी जगह में बूटीबोरी में एक हम नए एनिमल फीड और कैटल फीड प्लांट का एक भूमि पूजन किया है। एक उसका जो आज हमने भूमि पूजन किया है उसके लिए दोनों के लिए मैं आभार प्रकट करता हूं। ये भी हम अगले 1 साल में प्लांट को तैयार करके हमारे दूध उत्पादक भाइयों बहनों को एक अच्छी गुणवत्ता के कैटल फीड मिले, उसके लिए हम काम करेंगे। हमारे इस जो भी पिछले 10 साल की या 9 साल की यात्रा है उसको हमने आगे बढ़ाते हुए शुरू में जो एक मदर डेयरी और एनडीडीबी मिलके यहाँ काम कर रहे थे, आज हमने मार्च 2025 में आदरणीय मंत्री जी ने यहाँ के किसानों को एम्पावरमेंट करने के लिए पूरी महिलाओं के स्वामित्व वाली एक मिल्क प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की है, उसका उद्घाटन किया है और मुझे खुशी है आज हमारे साथ 3000 से ज़्यादा गांवों से करीब 35,000 महिलाएं इसमें दूध देके हम उनसे 6 लाख लीटर का दूध कलेक्ट कर पा रहे हैं और उसके एम्पावरमेंट के लिए हम काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ पशुओं को फॉडर या जो फॉडर की कमी करने के लिए हमने यहाँ पे 2 FPOs बनाए हैं जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के 10,000 FPO स्कीम के तहत हैं। उसमें सुचारा और यशस्वी जो फॉडर FPOs हैं वो किसानों को अपने फॉडर सप्लाई निश्चित करते हैं और डेयरी किसानों को एक अच्छे जो उनकी चुनौतियां है जैसे अधिक लागत या गुणवत्तापूर्ण फीड या फॉडर की कमी, उसको निपटाने के लिए काफ़ी अच्छा महत्वपूर्ण काम निभा रहे हैं। मुझे खुशी है कि विदर्भा मराठवाड़ा डेयरी प्रोजेक्ट वास्तव में एक परिवर्तनकारी पहल साबित हुआ है। उचित मूल्य, पारदर्शी भुगतान और मजबूत फार्मर सपोर्ट सर्विसेज सुनिश्चित करके हम हजारों परिवारों को सुरक्षित और सम्मानजनक आजीविका देने में सक्षम हो रहे हैं। आज जो आदरणीय मंत्री जी ने जो हमें मैदा में जो माल न्यूट्रिशन को डील करने के लिए वहाँ दूध कलेक्ट करने के लिए बोला है और साथ में ऑरेंज बर्फी के लिए जो मार्गदर्शन दिया है, मैं बताना चाहूँगा कि ये इस मार्गदर्शन के ऊपर हम पूरा काम करेंगे। हमारा विजन एक सशक्त डेयरी इकोसिस्टम का निर्माण करना है जो विदर्भा और मराठवाड़ा को महाराष्ट्र के अग्रणी डेयरी उत्पादक क्षेत्रों में स्थापित करें। एनडीडीबी ग्रामीण समुदायों को सशक्त, रेजिलियंट और समृद्ध किसान केंद्रित डेयरी क्षेत्र विकसित करने के प्रति पूर्णतः कटिबद्ध हैं। हम सब मिलके एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं जहां डेयरी केवल एक आजीविका का साधन भर नहीं होगी बल्कि प्रत्येक किसान के लिए समृद्धि और संपन्न का मार्ग प्रशस्त करेगी। मैं फिर से एक बार दोनों ही हमारे आदरणीय मंत्रीगण माननीय श्री कृषि मंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी और हमारे मार्गदर्शक माननीय श्री नितिन गडकरी जी का आभार व्यक्त करता हूं
जिन्होंने अपने कर कमलों से आज हमारे कैटल फीड प्लांट के लिए आधारशिला रखी है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर. यानंतर मी एका डिरेक्टरीचं विमोचन करण्याची विनंती मान्यवरांना करणार आहे. ॲग्रोव्हिजन 2025 निमित्त एका विशेष डिरेक्टरीचं निर्माण करण्यात आलेलं आहे. मी मंचावर उपस्थित मान्यवरांना विनंती करते त्याचं कृपया आपण विमोचन करावं. माहितीपूर्ण अशी ही डिरेक्टरी आपल्या सगळ्यांच्या जवळ असावी अशी ही डिरेक्टरी ज्याचं विमोचन माननीय गडकरी साहेबांच्या शुभ हस्ते. आणि माननीय सुधीरभाऊ मुनगंटीवार यांचा सन्मान आणि सत्कार सीडी माई करतायत. धन्यवाद. और इसके बाद एग्रोविजन 2025 के उद्घाटक के रूप में यहाँ पर उपस्थित हमारे लोकप्रिय केंद्रीय कृषि मंत्री माननीय नामदार शिवराज जी चौहान, आपसे निवेदन है कृपया हमें मार्गदर्शन करें. तालियों के साथ आमंत्रित करते हैं माननीय शिवराज जी चौहान. बोलिए भारत माता की. विदर्भ के किसान हैं, जरा लगे कि यहाँ एग्रोविजन हो रहा है. भारत माता की, छत्रपति शिवाजी महाराज की. मंच पर विराजमान नागपुर के लोकप्रिय सांसद और देश के विजनरी लीडर, कल्पनाशील मस्तिष्क के धनी, मैन ऑफ आइडियाज, आदरणीय श्रीमान नितिन गडकरी जी, हमारे साथ मंच पर उपस्थित वरिष्ठ राजनेता और मंत्री आदरणीय सुधीर जी, श्री आशीष जायसवाल जी, श्री पंकज भोयर जी, सीएमडी एनडीडीबी डॉक्टर मीनेश शाह जी, दीपक जी, टीआर केसवन जी, रमन मित्तल जी, गिरीश जी, सीडी माए जी, रविंद्र जी, हमारे लोकप्रिय विधायक चरण सिंह ठाकुर जी, गडाटन जी, पाटिल जी, खोड़े जी, ये तीनों बीसी है हमारे, सुश्री कोमल जी, मंच पर विराजमान हमारे सभी साथीगण और यहां उपस्थित मेरे किसान बहनों, भाइयों, भांजे, भांजियों, आप सबको प्रणाम, आप सबको नमस्कार. एग्रोविजन में मैं मेहमान के रूप में नहीं आया नितिन जी, मैं भी किसान के रूप में आया हूं. मैं केवल कृषि मंत्री नहीं हूं, मैं आज भी विशुद्ध किसान हूं. और किसान भी ऐसा नहीं कि कभी खेत देखने ना जाता हो. मैं हर महीने अपनी खेती देखने जाता हूं. और मैं भी यहां सीखने आया हूं. मैं नितिन जी, आपको और पूरी टीम को हृदय से बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं. किसानों की आत्महत्या से दुखी और व्यथित होके आपने संकल्प लिया कि इस त्रासदी से मुक्त करेंगे विदर्भ के किसानों को और देश के किसानों को भी नया रास्ता दिखाएंगे. और आपने एग्रोविजन किसानों को दिशा देने के लिए प्रारंभ किया. केवल व्यथित होने से काम नहीं चलेगा.
केवल चिंता प्रकट करने से काम नहीं चलेगा। अगर कहीं दिक्कत है तो दूर करने के लिए हर संभव प्रयास करने पड़ेंगे। और नितिन जी वो विजनरी लीडर हैं जिनके पास अनेकों आइडियाज होते हैं। हमने नागपुर में देखा, नीचे सड़क, ऊपर फ्लाईओवर और उसके ऊपर फिर मेट्रो, एक ही पिलर पे 3 in 1। और किसी के क्षेत्र में भी आपने जो विचार किए हैं नितिन जी, उससे कई बार कृषि विभाग को भी सीखने की जरूरत है। आप खुद खेती में अपने पैतृक गांव में प्रयास कर रहे हैं, और अकेले आपने, भाभी जी भी। अब मैंने तो जब सुना कि 1 किलो की प्याज पैदा कर दिया आपने, और वो भी पूरी तरह जैविक, एक नहीं ऐसे अनेकों प्रयोग हो रहे हैं। ये दूध का उत्पादन बढ़ाने, क्योंकि किसान केवल एक आमदनी से फायदे की खेती नहीं कर सकता, उसके साथ एडिशनल आमदनी जोड़ना जरूरी है। और खेती और पशुपालन तो दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। यहां बहनें बड़ी संख्या में बैठी है, लाड़की बहनें, लाड़की बहना, मध्य प्रदेश में लाडली बहना, बिहार में जीविका बहना। आजकल तो सरकारें बहनें ही बना रही है। उनकी ताकत को कोई अनदेखा नहीं कर सकता। लेकिन लाड़की बहना केवल लाड़की बहना ना रहे, वो लखपति बहना बन जाए, इसके प्रयत्न करना जरूरी है। और उसमें एग्रो विजन एक नई दिशा दे रहा है। कृषि मंत्री के रूप में मेरे किसान शेतकरी बहनों और भाइयों, मैं अंतरात्मा से कहता हूं कि किसान अन्नदाता है, मतलब जीवनदाता है। और किसानों की सेवा मेरी जिंदगी का मिशन है, भगवान की पूजा है। इस रूप में ही मैं कृषि मंत्री के नाते काम करता हूं। आज प्रारंभ में ही नितिन जी ने अच्छे बीज की बात की और अच्छे पौधे की बात की। अभी तो ऑरेंज सिटी है, और आपने तो ऑरेंज की मिठाई पूरी दिल्ली को खिला दी, और आप दुनिया में भेजना चाहते हैं। लेकिन ऑरेंज में और उत्पादकता बढ़े, इसलिए जरूरी है क्लीन प्लांट। हमको अच्छे पौधे चाहिए, नितिन जी ने बिल्कुल सही कहा। और नितिन जी, अच्छे पौधे के लिए अब हमने फैसला किया है, क्लीन प्लांट सेंटर नागपुर में प्रारंभ किया जाएगा, ऑरेंज का, संतरे का। और उसमें लगभग 70 करोड़ रुपए हम खर्च करेंगे। किसान को अच्छे पौधे मिल जाए। अगर नर्सरी से वो ऐसा पौधा ले आया कि जिसमें कोई ऐसा वायरस है कि जो आने वाले 2, 3, 4 साल में अपना असर दिखाएगा और प्लांट खराब हो जाएगा या अच्छा उत्पादन नहीं दे पाएगा। क्योंकि जब हम प्लांट लेते हैं नर्सरी से, तब हमें पता नहीं चलता कि उसमें कोई रोग है कि नहीं है, और 3-4 साल बाद पता चलता है तो किसान तो बर्बाद हो जाता है, पैसा पूरा खर्च हो जाता है, और बाद में पछताने के अलावा कोई रास्ता नहीं रहता। इसलिए विदर्भ के बहनों और भाइयों, संतरा उत्पादक किसान भाइयों और बहनों, अच्छी नर्सरी हम आइडेंटिफाई करेंगे और उनको आर्थिक मदद देंगे, उनको टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट भी हम देंगे। एक अगर बड़ी नर्सरी है तो 4 करोड़ रुपए तक की हम सहायता करेंगे, और मध्यम और छोटी है तो 2 करोड़ रुपए तक की उसकी सहायता करेंगे, जो अच्छा क्लीन प्लांट तैयार करेंगे। पहली शर्त है अच्छा पौधा, और इसलिए इसके बारे में हमने फैसला कर लिया है।
आपने फसलों के उत्पादन के बारे में चिंता प्रकट की है। सोयाबीन का उत्पादन हमारा पर हेक्टर काफी कम है। मैं भी चिंतित हूं। हमने वैज्ञानिकों की टीम, आईसीआर की टीम उस दिशा में काम कर रही है। जीएम क्रॉप, जीएम सीड्स हमारे यहां भी अलाउड नहीं है। हमारी कुछ अभी मर्यादाएं हैं, लेकिन जीनोम एडिटिंग पद्धति के माध्यम से हमने धान की 2 किस्में नई तैयार करने में सफलता प्राप्त की है। और आने वाले समय में जीनोम एडिटिंग पद्धति के माध्यम से, क्योंकि प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का भी विजन है किसानों की आमदनी दुगनी करना, और जरूरत केवल दुगनी नहीं और बढ़े इसकी कोशिश करना। और आमदनी बढ़ाने के लिए उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा। पर हेक्टर जब तक उत्पादन नहीं बढ़ेगा, आप तुअर की अरहर की बात कर रहे थे, मैं आपको बधाई देता हूं, 15 क्विंटल पर एकड़ आपने पैदा किए। आमतौर पर किसान 3-4-5 क्विंटल से ज्यादा पैदा नहीं कर पाता। हम दालों के भी अच्छे बीज आईसीआर के हमारे साइंटिस्ट, मैंने टास्क दिया है नितिन जी, पहले हमारे साइंटिस्ट रिसर्च भी करते थे, वो कई बार डिमांड ड्रिवन नहीं होती थी। अब हमने तय किया जिस चीज की किसान को जरूरत है उसमें रिसर्च करो भाई। लैब और लैंड को जोड़ना पड़ेगा, लैब टू लैंड। वैज्ञानिक रिसर्च किसी चीज में कर रहा है, किसान को जरूरत किसी और चीज की है। अब हमने तय किया है रिसर्च उसमें होगी जिसकी जरूरत हमारे किसानों को है, और वो टास्क हमने अपने वैज्ञानिकों को दिया है। अच्छे बीज हमें चाहिए, और उस दिशा में निरंतर शोध और रिसर्च चल रहे हैं। अभी इस साल भी पिछले साल की अगर 23-24 के मुकाबले 24-25 के उत्पादन को आप देखें तो 6% उत्पादन में वृद्धि करने में हमने सफलता प्राप्त की है। और 10-11 सालों को अगर आप देखें तो 44% उत्पादकता खाद्यान्नों की बढ़ी है, फूड ग्रेन की बढ़ी है। लेकिन अभी और बढ़ाने की जरूरत है। हम अच्छे बीज तैयार करेंगे, लेकिन उसमें एग्रोविजन जैसी संस्थाओं का सहयोग भी चाहिए। सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र और हमारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो किसान के लिए समर्पित मन से काम कर रहे हैं, वो साथ मिलकर एक प्लेटफॉर्म पे आए। और इसलिए हमारे संतरा अनुसंधान संस्थान को भी मैं ये निर्देश देता हूं कि एग्रोविजन के साथ मिलकर आप काम करें। मिलकर काम करेंगे, परिणाम अच्छे आएंगे। एक दूसरे से हम सीखने की कोशिश करेंगे, सिखाने की कोशिश करेंगे। फलों का उत्पादन भी बढ़े, सब्जियों का बढ़े, फूलों का बढ़े। उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा। और दूसरी चीज भी बिल्कुल सही कही, उत्पादन की लागत घटानी पड़ेगी। अगर केवल उत्पादन बढ़ जाए और लागत ना घटे और पैसा और ज्यादा लग जाए तो फिर शुद्ध लाभ, नेट प्रॉफिट नहीं होता। और इसलिए आपने जो मैकेनाइजेशन की बात कही, मैकेनाइजेशन से लागत घटती है। माइक्रो इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन, इससे लागत घटती है, पानी कम लगता है। आप तो पानी के महत्व को कितना रेखांकित करते हैं मैं जानता हूं। और इसलिए मैकेनाइजेशन की दृष्टि से भी आपने जो बातें कही, हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अभी हम किसान को अनुदान पर कई कृषि उपकरण देते हैं, उसमें कई बार पारदर्शिता का अभाव रहता है। कई बार जो उपयोगी उपकरण है वो मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे, ये भी सवाल पैदा होता है। कस्टम हायरिंग सेंटर, ऐसे सेंटर बने या किसान को खरीदना ना पड़े, जरूरत पड़े वो ले जाए। अब गन्ने में सही कहा कि अब मजदूर नहीं मिलते,
हाथ से काटने की समस्या है। तो हमें मैकेनाइजेशन चाहिए, हार्वेस्टर गन्ना भी काट के ले जाए। यहां तक कि कपास में भी पिक करने वाली मशीनें बनानी पड़ेगी, हाथ से तोड़ना अब कठिन काम हो गया है। इसलिए मैकेनाइजेशन पर भी पूरा ध्यान देंगे और आपके पास जो आइडियाज है उनको भी हम शेयर करने का काम करेंगे। नई नई मशीनें दुनिया में आ रही, हमारी मैकेनाइजेशन डिवीजन भी उसमें, प्राइवेट सेक्टर को भी मैं कहता हूं मिलकर काम करें इसमें, और मशीन ऐसी बने कि वो किसान की क्षमता के अंदर होना चाहिए। अगर ऐसी बन जाए कि किसान खरीद ना सके, उपयोग ना कर सके, तो उसका कोई अर्थ नहीं है। उत्पादन की लागत भी घटे। देखिए, उत्पादन की लागत घटाने के लिए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की तो फर्टिलाइजर सब्सिडी देती है। जो यूरिया की एक बोरी 266 रुपया में मिलती है, उसकी वास्तविक लागत है, वास्तविक कीमत है 1700 रुपया बोरी। और ऐसे ही सब्सिडी डीएपी में भी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के साथ साथ मैं महाराष्ट्र सरकार को भी बधाई दूंगा, वो प्रदेश की तरफ से भी 6000 रुपया अलग से डालने का काम करते हैं। इससे भी लागत घटती है, लागत शेयर हो जाती है किसान की। लेकिन तीसरी चीज है, उत्पादन के ठीक दाम उसे मिले। उस दिशा में भी हम कैसे एमएसपी पर बेहतर खरीद करें। अभी हमने तय किया दलहन मिशन के अंतर्गत तुअर, मसूर, चना, उड़द किसान जितना भी पैदा करेगा मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीदा जाएगा, ताकि किसान को ठीक दाम देना हम सुनिश्चित कर पाए। नुकसान हो जाए तो उसकी भरपाई जरूरी है। क्लाइमेट चेंज के इस दौर में पता ही नहीं चलता कब बरसात होगी और कब सूखा पड़ जाएगा। इस बार तो 6 महीने लगातार पानी गिरता रहा, 5 महीने, 6 महीने। सितंबर में बाढ़ आ रही है, किसानों की फसलें तबाह चौपट कई जगह हो गई, बर्बाद हो गई। मैं किसान भाइयों एक शुभ समाचार भी आपको दे रहा हूं। फसल बीमा योजना में, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में, ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जोखिम कवर करती है और नुकसान हो जाए तो उसके भरपाई का काम करती है। लेकिन महाराष्ट्र के किसान कई दिनों से कह रहे थे कि पानी ज्यादा गिरा, पानी भर गया खेत में और उसमें फसल खराब हो गई, तो जल भराव से जो फसल खराब होती है उसका नुकसान देने का प्रावधान फसल बीमा योजना में है ही नहीं। और कई जगह किसान शिकायत करते थे कि जंगली जानवर अगर उनकी फसल को नुकसान पहुंचा जाए तो उस नुकसान की भरपाई नहीं होती थी। मेरे किसान मित्रों, शेतकरी बंधु और भगिनियों, अब हमने तय किया है कि जल भराव के कारण, पानी भरने के कारण भी फसल अगर खराब होगी तो वह प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में शामिल कर ली गई है। अब उसके नुकसान की भरपाई की जाएगी। और कई जगह जंगली जानवरों से नुकसान होता है, तो उससे भी जो नुकसान होगा जंगली जानवरों को फसल के खाने के कारण, तो उसकी भरपाई भी अब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में की जाएगी। हमारी कोशिश है, हम लगातार इन योजना में सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक बड़ा काम है फसल का डाइवर्सिफिकेशन और वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन की बात बड़े विस्तार से नितिन जी ने बताई है। किसान जो पैदा करता है, अगर उसकी प्रोसेसिंग स्थानीय स्तर पर हो जाए तो किसान को ठीक दाम मिल जाए। एक मेरे दिमाग में भी बड़ी चिंता है, किसान जहां पैदा करता है वहां सस्ता बिकता है
और जब वो चीज बड़े शहरों में पहुंच जाती है तो महंगी बिकती है। आलू, प्याज, टमाटर, फल हो, सब्जियां हो। अब टमाटर किसान के खेत में बिकेगा 10 रुपया तो शहर में बिकेगा 50 रुपया। ये अंतर बहुत ज्यादा है। और नितिन जी, आइडिया आपका है कि बीच में जितने बिचौलिए हैं उनको अलग करो, वहां से लाओ, सीधे यहां स्टोर खोलो और सीधे किसान उपभोक्ता को बेचे तो ठीक कीमत मिल जाए। तो हम इस पे भी काम करेंगे। एक और योजना भी कृषि विभाग ने बनाई है। आलू, प्याज, टमाटर जैसी फसलें अगर किसान पैदा करता है और स्थानीय स्तर पर ठीक दाम नहीं मिलता, उसको लगता मुंबई में अच्छे रेट मिलेंगे, दिल्ली में अच्छे रेट मिलेंगे, तो अकेला नहीं ले जा सकता, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का जो भाड़ा लगता है वो बहुत ज्यादा लगता है और उसके कारण ले जाने की हिम्मत नहीं होती। अब हमने केंद्र सरकार ने एक योजना बनाई है कि अगर आलू, प्याज, टमाटर जैसी हमारी सब्जियां नागपुर, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता अगर वहां अच्छे रेट मिलते जाके बेचोगे तो ट्रांसपोर्टेशन का सारा खर्चा केंद्र सरकार का कृषि विभाग उठाएगा। इतना है कि राज्य सरकार की कोई संस्था खरीदेगी तो उसकी कोशिश भी। और बीच में प्रोसेसिंग की बात आपने कही। दलहन मिशन में नितिन जी हमने ये प्रावधान किया है कि जहां दाल पैदा होगी वहां अगर कोई दाल मिल खोलना चाहता है तो 25 लाख रुपए तक की सब्सिडी दाल मिल खोलने के लिए भी दी जाएगी। अभी दलहन मिशन में तय किया है। ऐसे लोग निकल सकते हैं। अब आपने तो दाल इकट्ठे किसानों को करके वहां दाल पैदा भी की और प्रोसेसिंग करके यहां अच्छे रेट पे बेची भी। हम देश भर में ये चाहते हैं। तो दलहन मिशन, तिलहन मिशन, ये इसलिए कि वैल्यू एडिशन भी हो जाए और फिर कई चीजें बनाना और दुनिया भर में पहुंचाना, उसके लिए रिसर्च, इनोवेशन सबकी जरूरत है। जैसे आपने संतरे की मिठाई की बात कही, वैसे बाकी भी हमारे जो फल और सब्जियां हैं उनकी प्रोसेसिंग करके बेचने की दिशा में भी, वैल्यू एडिशन करने के लिए भी भारत सरकार का फूड प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट सोचता है और उसमें कृषि विभाग पूरा सहयोग करने का काम करेगा। ये एग्रो विजन एक अद्भुत प्लेटफॉर्म है। यहां सब दिखाई दे रहे हैं। ये ज्ञान, विज्ञान और अनुसंधान का त्रिवेणी संगम है। त्रिवेणी संगम। यहां किसान है जिनको प्रैक्टिकली खेत में उत्पादन करना है। यहां साइंटिस्ट है जिनको रिसर्च करके किसान के पास तक पहुंचाना है। यहां एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है, केबीकेज है, जिनको इस ज्ञान को नीचे पहुंचाने में अपनी भूमिका का निर्वाह करना है। यहां प्राइवेट सेक्टर है जो मैकेनाइजेशन से लेकर अलग अलग क्षेत्रों में प्रोसेसिंग के क्षेत्र में काम कर रहा है। यहां एनडीडीबी जैसी संस्था है जो दूध के उत्पादन से लेके पशुओं के फूड तक, फीड तक और फिर दूध के प्रोसेसिंग तक का काम कर रहा है। तो मैं ये मानता हूं ये एग्रो विजन का अद्भुत प्लेटफॉर्म है। अद्भुत प्लेटफॉर्म। एक ही जगह सबको इकट्ठा करके एक नई दिशा देने का काम एग्रो विजन कर रहा है। इसके लिए मैं आपको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मैं फिर यह कहना चाहता हूं कि मैं मेहमान के रूप में नहीं आया। मैं तो और यहां से सीख कर जा रहा हूं। देश भर में इसको और अलग अलग संस्थाओं के माध्यम से प्रचारित करने का काम करूंगा। और ऐसे आइडियाज से ही हमारी खेती बदलेगी। आज भारत कृषि के एक नए दौर में प्रवेश कर रहा है। आइडिया से लेके इनोवेशन तक, मैकेनाइजेशन से लेके डाइवर्सिफिकेशन तक, इंटीग्रेशन से लेके इरिगेशन तक और सैटेलाइट से लेके ड्रोन तक।
हम कई क्षेत्रों में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। सिंचाई में अब ऑटोमेशन, मंडी में मॉडर्नाइजेशन और खेतों में डाइवर्सिफिकेशन की जरूरत है। केंद्र सरकार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस दिशा में प्रयत्न कर रही है और एग्रो विजन ने एक नया विजन हमें दिया है। टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग, क्योंकि यहाँ किसानों की ट्रेनिंग होगी, कार्यशालाएं चलेगी और ये ट्रेनिंग साल भर जारी रहती, केवल मेले तक नहीं। तो टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग, ट्रेड और ट्रांसफॉर्मेशन सब एग्रो विजन में हमें देखने मिल रहा है। आपको बहुत बहुत बधाई और किसान बहनों और भाइयों, एक बार फिर अपने सेवक का प्रणाम स्वीकार कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके मौल्यवान मार्गदर्शन के लिए आप बहुत बहुत आभार। आणि यानंतर मंचावर उपस्थित सगळे मान्यवर या सोहळ्याच्या, या ॲग्रोव्हिजनच्या विधिवत उद्घाटनासाठी पुढे जातील आणि जी महत्त्वाची कार्यशाळा इथे आयोजित करण्यात आलेली आहे दुग्ध विषयावरची, त्या लोकांनी इथेच थांबावं अशी विनंती आहे। आणि मान्यवरांना विनंती, त्यांनी विधिवत उद्घाटनासाठी, ॲग्रोव्हिजनच्या विधिवत उद्घाटनासाठी समोर यावं। स्टॉल्सचं उद्घाटन होईल आणि त्यानंतर या प्रदर्शनीचं खऱ्या अर्थाने उद्घाटन होईल। आणि दूध या उत्पादक पुढची जी- शेतकरी याच ठिकाणी थांबतील। आपण लगेच दूध उत्पादकांची कार्यशाळा सुरू करतोय। श्री गोराणी, प्रोजेक्ट डायरेक्टर, विदर्भ मराठवाडा